दोस्तों ये वीडियो देखना और बताना इस वीडियो ने आप लोगों को क्या सीख दी। देखना ये बच्चा गिरा और गिरने के बाद में देखना ये है जिंदगी। रियलिटी में जिंदगी में आप लोग फेल हो जाओ ना, कभी गिर जाओ, जिंदगी में कोई दिक्कत आ जाए और उसके बाद में खड़ा होकर आप लोग डांस कर दो, तो भाई साहब आपसे ज़्यादा खतरनाक इंसान नहीं है इस धरती पर कोई। समझ रहे हो आप लोग? एक इंसान कोई आप लोगों को हरा के जीत गया और वो इंसान जो है शांत खड़ा और आप लोगों ने ठाका मार के हंस दिया, तो उसकी जीत ना फीकी पड़ जाएगी। तो हमेशा आप लोग किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हो, आप लोग का बिहेवियर कैसा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उससे पता चलता है। किसी इंसान ने बोला तुम हार गए, तुम बोले कि हारे कहाँ भाई साहब, हम तो कुछ थे नहीं, हम इतना कुछ सीख गए हैं यहाँ पर आकर, तुमने हार दिया बोल दिया। तो ये होती है जिंदगी। समझो एक मिनट को, जो बात बोल रहा हूँ ना बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। जो इंसान प्रॉब्लम में भी हंस देना, उस इंसान की कोई टक्कर नहीं कर सकता, उस इंसान के सामने कोई टिक नहीं सकता। उस इंसान ने कभी सीखा ही नहीं कि वो हार जाए, वो फिर खड़ा होकर आएगा, वो फिर डबल ताकत से आएगा। तो ये वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो जिंदगी में कभी भी चीजों को लेकर टेंशन में मत आया करो, बस लगे रहो और फिर रिजल्ट देखना कितना शानदार आएगा। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो दोस्तों जोश कैसा है, हाई है कि नहीं है? तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉर्निंग में जोश हाई रहेगा तभी तो इवनिंग तक टिक पाओगे, वरना पता नहीं दिन में कहाँ खो जाओगे। तो ये जरूरी है कि आप लोगों का जोश हाई रहे। और एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिसकी वजह से मतलब पता नहीं क्यों थोड़ा सा मतलब मैं कुछ बातें करूंगा आप लोगों से इसके बारे में, कुछ रीज़न है, बताऊंगा कुछ बातें। पर लेकिन एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये काम आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया ना, जो मैंने बोला है, आप लोग देखो आज से अपना दिन काउंट करो और डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड ऐसे लिखना स्टार्ट करो। और लगभग आप लोग ये 21-22 दिन तक इसको करके देखो, मतलब किस टाइम आप लोग क्या कर रहे हो। बस अपना ध्यान आप लोगों को रखना है और कुछ नहीं करना है। पूरे दिन में कौन कौन सा घंटे में आप लोग क्या करने वाले हो उसका ध्यान रखना है। और फिर आप लोगों को शाम को आकर एक बार अपने आप को एनालिसिस करना है कि कितना आप लोगों ने अचीव कर लिया है। बस ये काम कर लो जिंदगी में। उसके बाद में आप लोग अपनी परफॉर्मेंस देखना, आप लोगों की परफॉर्मेंस ना बढ़ जाए तो आकर मुझे बता देना। बहुत सारा टाइम हमको पता ही नहीं रहता है कि हम लोग किस तरीके से खराब कर रहे हैं। एक काम और करो कि अपना मोबाइल या कोई भी ऐसा यंत्र जो कि आप लोगों को डिस्टर्ब करता है उसको कहीं छुपा के रख दो, जब तक कि आप लोग अपने काम पर फोकस कर रहे हो। उसके लिए टाइम रखो कि इस टाइम मुझे टच करना है और कितने टाइम के लिए टच करना है वो भी ध्यान रखना। और फिर देखना आप लोग किस तरीके से एफिशिएंसी के साथ में आप लोग काम करते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप लोग समझोगे और शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो डिसिप्लिन टेस्ट में बताना कैसा रहा आपका डिसिप्लिन टेस्ट, मतलब कितने नंबर आप लोग के आए। क्या जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था उसी टाइम आप लोग उठ गए हो? इसी के साथ में कल का रिव्यू कर लिया है, आज का शेड्यूल बना लिया है, जिस टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एग्जैक्ट उस टाइम देख रहे हो आप लोग। यहाँ पर सोचो, लोग उठे नहीं है और आप लोगों ने करंट अफेयर निपटा दिया, कितना कॉन्फिडेंस के साथ में दिन स्टार्ट होगा, कितनी शानदार तरीके से आप लोग अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर पाओगे। एक नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों का दिन जाएगा। पर सोते सोते उठ रहे हो, लेट लतीफ और फिर जिंदगी चल रही है, तो कैसी चलेगी जिंदगी? तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है। इतने शानदार डिस्कशन आर्टिकल करूंगा जिसकी कुछ हद नहीं है। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, क्यों बनाया गया, इसी के साथ में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और उसका डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का रीजन क्या होता है। कई बार हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर भी हम लोग शेयर करेंगे। इसी के साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा पीएमआई के बारे में काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में एक आर्टिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे आज की डेट में, जो एनपीए होता है उसके बारे में समझेंगे। और बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल बाउंड्री इशू के बारे में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में साइंस कांग्रेस के बारे में डिस्कस करूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर स्टार्टिंग में एक स्लाइड लगा दे करो कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो हुक्म मेरे आका जरूर फॉलो करेंगे बता दिया करो बस क्या करना है, ठीक है। फिर मैं अपने आप कर लिया करूंगा अगर कोई प्रोडक्टिव चीज़ है तो, ओके। डिस्कशन बड़ा शानदार रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखना, एंड तक मजा आ जाएगा। इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आत्मा तृप्त हो जाएगी। जी हाँ, जो बोल रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा, लास्ट तक देखेगा सुन के, और फिर एक बार बैठ के रिव्यू करना, रिकॉल करना कि क्या क्या डिस्कस किया है। एक बार नजर डाल लेना बस क्या क्या डिस्कस किया है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन लेक्चर का लेवल क्या है कि कितनी सारी चीजें देखने को मिलती है। करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पोर्शन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस इसी के साथ में आंसर राइटिंग प्लस इंटरव्यू में क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। मतलब क्या चाहिए यार उसके अलावा है और भी कुछ चाहिए क्या जान दे दूं मैं एक छोटी सी बात जो थोड़ा सा दिल जो है दुखा कर गई, पर लेकिन मैं शेयर करूंगा। पर उससे पहले एक कोटेशन कि नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए एक नई प्रॉब्लम होती है। यानी कि वो सॉल्यूशन नहीं, वो प्रॉब्लम देखते हैं हमेशा। आप लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखोगे ना तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और नेगेटिव लोग क्या कहेंगे, कितने बड़े सॉल्यूशन उनको दे लो, वो वहां पर उसके अंदर आप लोगों को नेगेटिव चीजें दिखाकर जाएंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है रिसेंटली, तो आप लोगों को इनका नाम बताना है। तो देखता हूँ कौन कौन इनका नाम बताता है, ठीक है।
तो आप लोग जो जो आंसर देते हो ना, जो भी मैं देखता हूँ, ठीक है भाई साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैंने बोला था याद हो गया, और मैं रेगुलर उनके आंसर का वेट करता हूँ, ठीक है, कि मैंने कहा आज इस बच्चे ने आंसर नहीं किया। जो रेगुलर लिखने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो ऐसे हैं कि बरसाती मेंढक हैं, आज आए और कल निकल गए, तो यार उनके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मुझे भी नहीं पता है कि कौन कौन इतने लोग हैं। पर हाँ, जो आते हैं रेगुलरली उनके बारे में मेरा बड़ा दिलचस्पी रहती है। मैंने कहा यार इसका आंसर नहीं है आज, ठीक है, तो अपने आंसर जरूर दिया करो रेगुलरली। और ये लेक्चर का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इस महीने का जो कंप्लीट INA वाला 1 दिसंबर का मर्ज PDF है वो प्रोवाइड करा दिया है। इसी के साथ में आप लोगों को जो अभी मंथली वीडियो आई है, किस किसी ने देख लिया? वैसे देख लिया है? नहीं देखिए तो जरूर देखना, दिल खुश हो जाएगा यार, इतनी गारंटी देता हूँ, एक बार देख लेना। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को दिया है ना उस वीडियो के अंदर में, मतलब मजा आ जाएगा। PDF दूंगा उसको, और एक बार को गो थ्रू हो जाना, फिर देखना जिंदगी जीने में आप लोगों का मजा आ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से चीजें कवर की गई हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग एंजॉय करना और PDF देना। और यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और SLV PDF पर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आप लोग अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। और डेली एक आर्टिकल भी शेयर करता हूँ, उसको जरूर पढ़ा करो, ठीक है। अब बात करते हैं, छोटी सी 2 मिनट लूंगा बस, यहाँ पर आप लोगों से कुछ बातें बताऊंगा, कुछ यहाँ पर कुछ जो मुझे एक्सपीरियंस फील हुआ। एक बच्चा है जिसके द्वारा बोला गया कि सर काफ़ी दिनों से आपसे पढ़ रहा था, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छे मार्क्स आ रहे थे, अच्छे से पेपर दिया, कॉन्फिडेंस में सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी हुई, पर पता नहीं क्या हुआ, बीच में आपको देखना छोड़ दिया, और उसके बाद में सारी चीज़ें जो हैं वो खराब होना स्टार्ट हो गई। पर लेकिन जब से फिर से आया हूँ तब से चीज़ें जो हैं फिर से डबल 2x जोश हो गया है। ये कमेंट मैंने पिन करा, और ये कमेंट पिन करते हुए पता नहीं क्या मुझे अच्छा सा फील हुआ अंदर से। ऐसा नहीं कि मतलब कि मतलब कि बस मैं ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ये कमेंट मैंने पिन किया उसके जस्ट मतलब लगभग आधे घंटे बाद में मेरे पास में एक मेल आता है, और उस मेल में उस इंसान ने इतना गुस्सा दिखाया, इतना गुस्सा दिखाया, मेरे मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने बोला भाई साहब इतना गुस्सा लाते कहाँ से हो यार। वो ये कह रहा है कि वीर तालियान घमंड हो गया अपनी टीचिंग के ऊपर तुमको। यार रियलिटी में बताऊँ, ये कमेंट मैंने पिन क्यों किया, ये बिल्कुल ऐसे ही है यार, जब कोई इंसान तुमको छोड़कर जाता है तुम्हारे काम की वजह से, और फिर वो तुम्हारे पास में लौट कर आता है, तो अंदर से एक सुकून फील होता है कि तुम अपने काम के साथ में जस्टिस कर रहे हो, कि हाँ उस इंसान ने जिसने छोड़ा था वो फिर से आ रहा है, तो इसका मतलब तुम अपना काम ढंग से कर रहे हो, ठीक है। ये वो सेटिस्फेक्शन देता है, और वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला, इसकी वजह से मैंने कमेंट पिन किया था, ना कि ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया हूँ। यार मैं ना ऐसा हूं कि बहुत लोगों की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। ऐसे ऐसे महान लोग हैं ना इस देश में आज की डेट में भी, ऐसे ऐसे महान टीचर हैं, मतलब मैं तो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता हूं यार उनके सामने। तो वो वाली चीज़ें मतलब मैं तो बोलता ही नहीं यार मैं टीचर हूँ, मैं तो जस्ट स्टूडेंट यार, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ जो सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। आप लोगों से सीखता हूँ डेली, आप लोगों के कमेंट पढ़ के, और आप लोगों को सिखाता हूँ जितना मुझे आता है 2-4 बातें। तो यार कुछ फीलिंग थी इसलिए कर दिया था मैंने इसको पिन, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ उस चीज़ को उस तरीके से मतलब बोला, तो पता नहीं अंदर से पिंच हुई वो बात मुझे, पर मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। मुझे लगा कि मैं अपने काम के साथ में जस्टिस कर रहा हूं, कि कोई मेरा बेसिकली डिस्कशन अगर देख रहा है और फिर उसके बाद में फिर वापस आ रहा है, तो मुझे लगा कि मतलब मैं सही हूं अपनी जगह, मैं सही काम कर रहा हूं, वो वाली फीलिंग आई मुझे, मतलब मैं उस काम के लिए जस्टिस कर पा रहा हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस वो थी यार, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब घमंड हो गया। तो ये थी एक छोटी सी बात, और यही इसीलिए कोटेशन मैंने बोली कि मतलब नेगेटिव बहुत सारे लोग आएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलने, तुम्हारी फीलिंग कुछ और होगी, वो कुछ और आके गा के जाएंगे। हालांकि मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं उस इंसान को। मैंने बस ये बोला कि इतना गुस्सा कहाँ से लाते हो भाई, थोड़ा प्यार से बातें कर लिया करो यार, बस ये बोल के मैंने छोड़ दिया। तो यही है चीज़ें। और एक बच्चा पूछ रहा था सर ठंड नहीं लगती क्या, तो मैं यार राहुल गांधी से इंस्पायर हूँ। मैंने कहा वो बंदा ठंड में घूम सकता है, तो क्या हम लोग सुबह उठ के टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हैं। रियलिटी में बताऊँ, अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ यार, ठीक है। मतलब जिस तरीके से उनको मैंने बहुत करीब से देखा है, उन्होंने ज़िंदगी लीड करी है। आप लोग अपने मम्मी पापा से इंस्पायर होने स्टार्ट हो जाओगे ना, या उस इंसान से जो आप लोगों के आसपास में रहता है, तो ज़िंदगी में आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा मोटिवेशन अपने आसपास अपने अंदर देखो, आप लोग ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। डिस्कशन शानदार रहेगा, फीडबैक जरूर देना, PDF जाकर डाउनलोड कर लेना, आंसर राइटिंग के लिए ग्रुप है, अच्छे से एंजॉय करो। ध्यान रखना एक एक आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा बहुत शानदार तरीके से। हाउस जोश तो बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इसका आंसर भी दें, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि हाँ जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो आप लोगों से रिलेटेड है, और ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। आप लोग किस राज्य से आते हैं तो सबको पता होगा, चलिए बताइए किस राज्य से आते हैं। सर क्या यही क्वेश्चन था, ये पिद्दी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। ये बिल्कुल इसके साथ में आप लोग मिक्स मत करना इसको, या फिर आप लोग इसके साथ में कंफ्यूज मत होना कि जो डिस्ट्रिक्ट है वही कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है।
डिस्ट्रिक्ट अलग है जिला पर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर आप लोग वोट डालते हैं जाकर, जिस पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, वो आप लोग की डिफरेंट हो सकती है। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एक ही रहेगी। तो इसलिए मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होनी चाहिए आप लोगों को कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग वोट डालते हैं, किस पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद या किस पर्टिकुलर एमएलए यानी कि विधायक को आप लोगों ने वोट दी है। सांसद कहाँ होते हैं? ये पार्लियामेंट में होते हैं। विधायक कहाँ होते हैं? ये असेंबली के अंदर में होते हैं। तो ये आप लोगों की बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जिसमें आप लोग इनको वोट देते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो बताइएगा। और आप लोगों के सांसद और विधायक क्या पता है आप लोगों को कौन कौन है, ये भी बताइएगा। क्योंकि यार अगर ये भी नहीं पता आप लोगों को तो आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां कम से कम इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी और डेली लगभग आप लोग इन लोगों के कॉन्टैक्ट में आओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अभी मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, शर्माया नहीं करते। ठीक है, उन्हें कहते जिसने करी शर्म उसके फुट्टे करम, तो इसलिए शर्माना नहीं है वरना करम फूट जाएंगे। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों के चक्षु खोलेगा। चक्षु मतलब बुद्धि का विकास करेगा। कुछ इस तरीके से मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। आसाम के बारे में बात की जा रही है, तो आसाम के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट को अभी यहां पर बेसिकली मर्ज किया गया। मर्ज करना मतलब आपस में मिला दिया गया। जब यहां पर डीलिमिटेशन कमीशन की बात आई तो यहां पर आखिर पूरा मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए कैसे जाते हैं, इसके टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाए जाते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, इसी के साथ में किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। आखिर इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या है, ये भी मुद्दा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंट्रोवर्सी बन गई है तो वो किसी न किसी रीजन की वजह से बनी होगी, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। ये सारी बातें समझने से पहले मैं आप लोगों को आसाम लेके चलता हूँ सीधा। ठीक है, तो पेटी बांध लीजिए, हमारी फ्लाइट जो सीधी आसाम में लैंड होगी। तो पहुंच गया आसाम। तो ये है हमारा प्यारा आसाम। ये नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बेहतरीन सा एक प्यारा सा राज्य है जो कि कई सारे राज्यों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। एक साइड में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और कई सारे लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री टच करता है। इस राज्य में क्या हुआ, अभी यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर दिया गया, बेसिकली यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो डीलिमिटेशन कमीशन की बात चल रही है वो एक कॉन्ट्रोवर्सी बना हुआ है। तो पहले मैं वो कंट्रोवर्सी बताता हूं। जैसे कि हमारे देश में अगर डीलिमिटेशन कमीशन बनाना है तो उस डीलिमिटेशन कमीशन को बनाते टाइम ये रहता है कि वो सबसे लेटेस्ट सेंसस जनगणना को इस्तेमाल करेगा। यानी कि अगर आज हम लोग डीलिमिटेशन कमीशन बनाने बैठ रहे हैं तो हम लोग जो रिसेंटली अभी जनगणना हुई है, जैसे अभी रिसेंटली कौन सी जनगणना हुई है, तो वो हुई है 2011 की, क्योंकि 2021 वाली जनगणना जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो जो भी सबसे पास वाली जो जनगणना होगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा डीलिमिटेशन के लिए, डीलिमिटेशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर किन लोगों को लेकर आना है। तो यानी कि सबसे रिसेंट जनगणना को इस्तेमाल किया जाएगा। और यही हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, जब यहां पर डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा यूज किया गया सेंसस, तो वो सेंसस जो जनगणना थी वो 2011 वाली इनके द्वारा यहां पर इस्तेमाल की गई। पर लेकिन जब यहां पर बात करते हैं हम लोग आसाम के अंदर, तो आसाम के अंदर में जो जनगणना इस्तेमाल करने की बात की जा रही है वो इस्तेमाल करने की बात की जा रही है 2001 की। तो इस मुद्दे को लेकर यहां पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि वहां पर तो आप लोगों ने यार 2011 की कर ली, यहां पर 2001 की क्यों कर रहे हो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। और मुद्दा क्या है उसके बारे में कई सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बोल भी रही है कि रीजन क्या है। रीजन यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो यहां पर 2001 से, अगर मैं आज के डेट में आप लोग बात करूं, आप लोग बैठे हुए हो 2023 में, तो 2001 से लेके 2023 में टोटल 22 साल हो जाते हैं। तो ये जो टोटल एक ड्यूरेशन है ये लगभग 2 दशक की, इसमें पर्टिकुलर एरिया के अंदर में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जैसे जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब उनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो सीट में उनको वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है एक तरीके से। जैसे कि यहां पर अगर बात करें तो कई सारे लोगों की जैसे सीट जो है वो रिजर्व रहती है, तो कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में आ गए। तो उसके चलते अगर पुराने वाला सेंसस अगर इस्तेमाल यहां पर किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो बढ़ी हुई मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको एक तरीका इग्नोर किया जाएगा यहां पर। ऐसी बात कई सारे जो है अपोजिशन वाले लीडर बोल रहे हैं और नहीं चाहते हैं यहां पर कि जो आज के में चीफ मिनिस्टर हैं वो ये नहीं चाह रहे हैं कि यहां पर एक तरीके से उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अपोजिशन वाले बोल रहे हैं। तो ये तो मुद्दा हो गया जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बन रही है। अब जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों को एक एक कर बताता हुआ चलूंगा और आप लोगों को ध्यान से भी सुनना है।
एक एक पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे टॉपिक मर्ज हैं। डिस्ट्रिक्ट कैसे फॉर्मेशन होते हैं ये भी एक टॉपिक हो गया अलग से। डिलिमिटेशन कमीशन कवर करूंगा, ये पूरा टॉपिक हो गया अलग से। इलेक्शन कमीशन कवर करूंगा, वो टॉपिक हो गया। और ये मैंने बता दिया कि कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, ठीक है। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोग लिख भी लो कहीं पर, ये अक्सर आप लोगों से पूछा जा सकता है। हमारे देश के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमीशन जो है बेसिकली एक तरीके सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट के अंदर स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर कराता हुआ नजर आता है। तो ये किस पर्टिकुलर कानून के तहत ये काम करते हैं, तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो आया हमारे देश में, ये 1950 वाले की बात कर रहा हूं। तो ये यहां पर इसके हिसाब से जो बेसिकली होता है, ये डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है। फिर से याद रखिएगा, एक 1950 का है और एक 1951 का है। 1950 वाला लोगों के लिए है, क्यों, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर आप लोग वोट डालोगे, तो लोगों के बारे में बात की जा रही है। और लोगों के बारे में बात की जाती है पहले, उसके बाद में ही पॉलिटिकल पार्टी आती है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो 1951 का है। तो एक तो ये बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना आप लोग। तो इसका जो सेक्शन 8A है उसके हिसाब से यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपना डेटा जो है वो तैयार करता है। तो ये एक बेसिक चीज होगी। अभी मैं आप लोगों से यहां पर जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं कि यहां पर बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किए जाने के बारे में एक तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले कि हमारे देश के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट को बनाने या फिर डिस्ट्रिक्ट को खत्म करने की पावर किसके अंदर में होती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो बताइए वीडियो को पॉज कर कि किसके हाथ में पावर होती है। ये मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है ये टॉपिक। सबसे पहले तो यहां पर जो पावर होती है वो नए डिस्ट्रिक्ट को बनाना या फिर ऑल्टर करना या फिर अबोलिश करना, सारी चीज आ गई कि नया डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया है, ऑल्टर अबोलिश कर दिया है, कहानी खत्म कर दिया डिस्ट्रिक्ट के। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट इस काम को कैसे कर सकती है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, जो सुनने वाला आप लोगों को मजा आएगा। स्टेट गवर्नमेंट इस काम को, डिस्ट्रिक्ट को बनाना या फिर डिस्ट्रिक्ट को खत्म करने का काम दो तरीके से कर सकती है। ये लिखा भी गया यहां पर, दिस कैन आइदर बी डन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसके ऊपर बहुत सारे बवाल होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा या बाय पासिंग ए लॉ इन असेंबली। मतलब कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को कोई काम करना है, आप लोगों को एक घर बनाना है, ठीक है, और वो घर बनाने के लिए आप लोगों को जो है वोटिंग करानी है पूरे परिवार के अंदर में। पूरे परिवार से जा जाकर आप लोगों को पूछना है कि भाई साहब ये कमरा क्या कैसा रहेगा, आप लोग एसी कहां पर लगाओगे, पंखा कहां लगेगा, एग्जॉस्ट कहां पर लगेगा, कहां कूलर धरा जाएगा, कहां पे टीवी लगेगा, कहां पे किचन बनेगी। तो सब अपनी अपनी राय रखेंगे वहां पर। तो उसमें बहुत सारे लोगों की राय आएगी, कई की आप लोगों को राय जो है वो एक दूसरे के साथ में लड़ती हुई भी नजर आएंगी। वो बोलेगा यहाँ पे रखेंगे टीवी, दूसरा बोलेगा यहाँ पे रखेंगे टीवी। तो एक तो वो तरीका हो गया कि घर बनाना है हम लोग को, सबसे पूछकर बनाना है, पर लेकिन इन रियलिटी वो आसान प्रोसीजर नहीं होगा। दूसरा यह कि घर का जो मुखिया है उसने बोल दिया कि ये है नक्शा और ऐसे बनेगा और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसमें अपने आप ही डिसाइड कर लिया, हम लोगों ने पूछा ही नहीं असेंबली में लोगों से जाकर, जो हमारे बेसिकली विधायक साहब हुआ करते थे उनसे हम लोगों ने पूछा ही नहीं, अपने आप बना लिया। और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसी के थ्रू बनाए जाते हैं। इसको बाईपास किया जाता है कि कानून जो है वो बनाना पड़े। तो इसके चलते कई बार कंट्रोवर्सी यहां पर देखने को मिलती है इन चीजें इशू को लेकर, कि असेंबली में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं यहां पर कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर कई सारे स्टेट जो है वो यहां पर एग्जीक्यूटिव रूट जो है भाई सिंपली इशूइंग द नोटिफिकेशन अपना गजट में इशू कर दिया कि भाई साहब ये नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, और भाई साहब अब डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है, इसका नाम ये है आज से, ठीक है, अब इस डिस्ट्रिक्ट के नए डीएम बनेंगे और इस डिस्ट्रिक्ट में नए नए लोग जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर फॉर्म करने का। अभी यहां पर अगर बात की जाए, जैसे कि ये डेटा थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर क्या है, ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात की जा रही है, ठीक है। तो उस टाइम पर यहां पर 596 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलते थे। अभी जब सेंसस यहां पर आगे चला, जैसे कि यहां पर ये सेंसस था यहां पर उससे पहले यहां पर कितने थे, लगभग 40 डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां पर क्रिएट किए गए अलग अलग राज्य के द्वारा। तो इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते अभी यहां पर इतनी है, ठीक है, लगभग 718। और अभी इनको मर्ज कर दिया जाएगा, जैसे फिर ये कम हो जाएगी। तो ये नंबर जो है ये घटता बढ़ता रहता है यहां पर। जैसे कुछ दिनों पहले आई थिंक पंजाब के अंदर में डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया था, ठीक है, अभी यहां पर इनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट को अबोलिश कर दिया। तो आप लोगों को नेशनल लेवल पर तो एक बार को जो भी कंडीशन हो उसके बारे में एक अलग बात है, पर स्टेट लेवल पर आप लोगों के राज्य के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता है तो सामने वाला ये बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है इसको, और ये पता नहीं है कि राज्य के अंदर में इसके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ठीक है। तो ये संख्या आप लोग देखेगा और बताना कि आप लोगों के राज्य के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। देखो यार, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, इंटरव्यूअर आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेगा। आप लोगों ने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट में डीएम बन के ना वुमेन इंपावरमेंट के लिए काम करूंगा, ठीक है।
अब वहाँ पे इंटरव्यूअर बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए, अभी एक बच्चे के साथ में डिस्कशन कर रहा था, ठीक है, तो वो अभी स्टेट फीसेस का इंटरव्यू देने गया था, तो उससे जब बात की मैंने तो कह रहा है कि सर आपने जो बातें बोली थी कई सारी बातें वहाँ पर वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, मतलब जैसे बोलो ना, कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा क्रिएट किया गया तुम्हारे स्टेट में, ये क्वेश्चन पूछ लिया वहाँ पर उससे, समझ रहे आप लोग यहाँ पर। उसने बोला कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ, उससे क्वेश्चन पूछ लिया अच्छा सेक्स रेशो क्या है तुम्हारे स्टेट का भाई साहब याद ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आप लोग बोल रहे हो ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तुमको काम करना है, सेक्स रेशो तुमको पता नहीं है अपने राज्य का, फीमेल का कितना एजुकेशन बेसिकली एक तरीके से लिटरेसी रेट है वो आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग रियलिटी में एजुकेशन के लिए काम करो, बस बोलने के लिए बोल दिया कि हाँ एजुकेशन के लिए काम करेंगे। तो जो बोल रहे हो वो आप लोग के अंदर दिखना भी चाहिए कि हाँ ये इंसान कर रहा है। जब इंसान बोल दे कि एक तरीके से इंसान की बॉडी पर फैट इतना है, वो बोलता है कि किस आपकी हॉबी क्या है, सर एक्सरसाइज करना मेरी हॉबी है। अबे एक बार शीशे में देख तो जाके तो अपने आप को कि तो एक्सरसाइज करना तेरी हॉबी है, तो वह कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जरूरी है आप लोगों को कि पहले उस चीज पर फोकस करो, उसके बाद में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक छोटी छोटी सी चीजें ना, ये एग्जामिनर का इंप्रेशन एक तरीके से चेंज कर देती है जरा सी देर में, जब इंटरव्यू में आप लोग बैठे होते हो। तो ये कम से कम आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाए समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक तो इशू देख लिया कि इशू क्या था, पूरा समझा दिया, डिलिमिटेशन कमीशन वाला। अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट कैसे बनता है वो मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर में वो है आप लोगों का डिलिमिटेशन कमीशन। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं क्योंकि ये इतना ज्यादा न्यूज में आ गया। ये खासकर 2022 के अंदर में मार्च में न्यूज में था, जब हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बातें की थी, वहां पर बहुत हाउल्ला हुआ था। अभी फिर से ये न्यूज में आ रहा है, तो आगे भी न्यूज में आने के चांसेस हो सकते हैं। जिन्होंने कर रखा है उनका रिविजन हो जाएगा, या फिर कैसे होता है, देखिए कई बार ना कई टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि बार बार न्यूज में आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सुन लिया है और आप लोगों को लग रहा है कि यार ये पूरा टॉपिक तो अच्छे से पढ़ रखा है, एक एक पॉइंट याद है, तुरंत उसको फॉरवर्ड कर लो वीडियो को आगे, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी आप लोगों के हाथ में होती है, ठीक है। पर अगर लग रहा है कि नहीं रिवीजन करना है यार, भूल गए हैं बहुत सारे पॉइंट्स, तो फिर उसको सुन लिया करो। मैं भी कोशिश करता हूं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जो भी टॉपिक रहते हैं उनको रिपीट ना करूं, क्योंकि अगर पता चला हर दूसरे दिन में डिलिमिटेशन कमीशन, हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन पढ़ा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ के चला जाऊंगा। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि अगर रिपीट भी हो, जैसे अभी ये जो 2000 उसमें मार्च के महीने में रिपीट हुआ था, ठीक है, उसके बाद में एक बार और रिपीट हुआ था जब उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, अब रिपीट हो रहा है तीसरी बार, लगभग तीसरी या चौथी बार, ठीक है। तो इस तरीके से समझो, तो यहां पर 2023 में पहली बार रिपीट हो रहा है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहां पर निकल कर आता है वो ये है कि हमारे देश के अंदर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप लोगों को कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। किसी का एरिया बड़ा है तो किसी का एरिया छोटा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन एरिया जो डिस्ट्रिक्ट का है वो एक अलग पैटर्न पे डिसाइड किया जाता है, पर लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, उनका साइज जो है वो एक तरीके से उनके अंदर पॉपुलेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि समझिए थोड़ा सा, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों की एरिया में से कोई सांसद साहब जो हैं वो चुनकर पार्लियामेंट में गए, आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें टोटल जो लोगों की संख्या है वो 7 लाख है, यानी कि आप लोगों का जो सांसद है वो 7 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जब वहां पर वो पार्लियामेंट में जाकर बैठे, ठीक है। तो यानी कि जो सांसद जी हैं वो 7 लाख वोटों के द्वारा यहां पर बेसिकली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ये बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर में। तो यानी कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो 7 लाख की है। एक और डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए कोई मेरे वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो मेरे वाले डिस्ट्रिक्ट में जो वोटों की संख्या है वो मान लीजिए वो है वहां पर 13 लाख। तो मेरे वाले एरिया में से जो सांसद साहब जो है वो चुनकर जाएंगे, अब वो बेसिकली 13 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोगों का सांसद ज्यादा ताकतवर है या मेरे सांसद साहब जो है वो ज्यादा ताकतवर है। तो सीधी सीधी बात हो गई कि आप लोगों के सांसद जी के कंपेयर में मेरे सांसद जी जो है उनकी ताकत जो है वो डबल हो गई, क्योंकि वो डबल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन लाया ही इसलिए जाता है ताकि जो ये रिप्रेजेंटेशन है यहां पर एक तरीके से वो इक्वल बनाई जा सके। यानी कि कोई भी सांसद, चाहे कोई भी विधायक, चाहे वो असेंबली में बैठा हो स्टेट के अंदर में, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठा हो, वो ये ना बोल सके कि भाई मेरी बड़ी है, नहीं तेरी बड़ी है, तेरी दिख भी नहीं रही, तेरी कितनी बड़ी है, तुझे अपनी बड़ी है, मेरी खटिया खड़ी है, ठीक है। मतलब कहने का है कि दोनों में पावर इक्वल है, वो हर इक्वल लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो सके और सारे इक्वल सांसद वहां पर इक्वल पावर के साथ में जा सके, इसीलिए यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग और डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। समझ में आ गया इतना?
तो फिक्स करना लिमिट्स या बाउंड्रीज जो टेरिटरी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, ताकि पॉपुलेशन के बेसिस पर यहां पर जो भी चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मान लीजिए किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई, किसी एरिया में पॉपुलेशन जो है कम हो गई, लोग माइग्रेट हो गए कहीं और चले गए, तो उनको रेशियो को सही लाने के लिए यहां पर हर 10 साल में बोला गया था कि लगभग आप लोग क्या करो, जैसे ही यहां पर जनगणना आया करेगी तो आप लोगों को क्या करना है, डीलिमिटेशन आप लोगों को यहां पर करवा लेना है। मतलब क्या हो गया, ताकि जो भी वहां पर जाकर बैठे रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले, कोई ये ना बोले कि हमारा सांसद ताकतवर है तुम्हारे वाले सांसद के कंपेयर में, या सांसद ये बोले वहां पर पार्लियामेंट असेंबली के अंदर में कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं भाई साहब, मैं ना 13 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और तुम तो बस 7 लाख को ही कर रहे हो यार। तो वो वाला फंडा यहां पर नहीं देखना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाली बात आती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्रिंसिपल है कि 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट एक वैल्यू रखती है और हर एक पर्सन को एक वोट डालने का अधिकार रहता है। तो एक वोट की वैल्यू को उसी लेवल में दिखाने के लिए भी जरूरी यहां पर हो जाता है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यहां पर फॉलो करो। तो समझ में आ रही है इतनी सारी चीजें यहां तक का? कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या, कोई परेशानी? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहां पर? तो इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब आप लोग लगभग सारी चीज समझ चुके हो। ठीक है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराएगा। ज्योग्राफिकल एरिया में तो वन पॉलिटिकल पार्टी जो है आप लोग देखते हैं उसको एडवांटेज मिल जाती है, दूसरे को नुकसान हो जाएगा वरना अगर डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर चेंज करेंगे। तो फेयर डिवीजन किया जाता है ताकि एक तरीके से ढंग से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले। क्या इसके बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है? भाई साहब संविधान निर्माता ना वो बहुत ही समझदार थे, उनको पता था कि अगर कुछ अरेंजमेंट करके नहीं जाएंगे ना तो भाई साहब ये लड़ते हुए सर फोड़ते हुए नजर आएंगे। आप लोग खुद सोचो, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम पर उन्होंने कभी सोचा होगा कि यहाँ पर गवर्नर और जो बेसिकली एक तरीके से चीफ मिनिस्टर आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे? उन्हें तो जैसे तैसे मतलब अंग्रेजों से पीछा छुड़वाया था उन्होंने, तो उन्होंने ये चीजें सोची नहीं होंगी कि यहाँ पर कल को चलकर यहाँ पर ये गवर्नरी माथे की गले की फांस बन जाएगा स्टेट के लिए और एक तरीके से दोनों लड़ते हुए नजर आएंगे। तो समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, इसीलिए हमारे संविधान में इतना एक थोड़ा सा स्पेस दिया गया ताकि उसको चेंज भी किया जा सके, इसीलिए उसको जीवित संविधान बोलते हैं हम लोग। ऐसा थोड़ा ना कि सड़ गया हमारा संविधान, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम लोग। इतना प्यारा संविधान है हमारा कि आज भी वो जिंदा है, आज भी हमारे देश को एक शानदार तरीके से, एक सही तरीके से आगे को लेकर चल रहा है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता समझते थे, बहुत छोटी छोटी बात पर डिस्कशन किए गए। भाई साहब महारथी थे वो अपने अपने एरिया के जो बैठे थे संविधान बनाने के लिए। तो उन्होंने आर्टिकल 82 यानी कि 82वां जो आर्टिकल था वो आर्टिकल जो है यहां पर संविधान के अंदर में डाला गया ताकि पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो पास कर सके आफ्टर एवरी सेंसस। तो ये जो शब्द है ना आफ्टर एवरी सेंसस यानी कि हर जनगणना के बाद में, ये यहां पर बेसिकली पूरा काम खराब करके जा रहा है यहां पर, खासकर पॉलिटिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि आफ्टर एवरी सेंसस ये बेसिकली हमारे देश में चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कई बार चीजें जो हैं वो इधर उधर होती नजर आई। वैसे आर्टिकल 82 यही बोलता है कि हर सेंसस के बाद में आप लोग कर रहे हैं, तो अगर स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बने तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आर्टिकल 170 के बारे में बात करूं, आर्टिकल 170 क्या बोलता है? वो बोलता है कि यहां पर स्टेट के अंदर में सेम पैटर्न देखने को मिलेगा जो यहां पर पार्लियामेंट के बारे में बात की जा रही है। तो उनको डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो एवरी सेंसस स्टेट के अंदर में लेकर आना है। तो यानी कि 170 जो हो गया वो स्टेट के बारे में हो गया, और 182 जो हो गया वो हो गया किसके बारे में? वो हो गया बेसिकली पार्लियामेंट के बारे में। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? रोग कि बताओ भाई कौन करता है इसको रिप्रेजेंट, मतलब कौन करता है इसको एक तरीके से अपॉइंट। तो हमारे देश में मैक्सिमम जितने भी काम होते हैं ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर आप लोगों को नजर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो यहां पर एक तरीके से आप लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर इसको डिलिमिटेशन को लेकर आते हैं। तो यहां पर ये यहां पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और यही चीजें यहां पर 1950 में भी आप लोगों को देखने को मिली। तो डिलिमिटेशन कमीशन के लिए एक प्रॉपर पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, क्योंकि मैंने बताया कि यहां पर पार्लियामेंट जो है वो एक्ट बनाएगी। तो पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया और इसके बाद में यहां पर 1952 का एक्ट बन गया। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो यहां पर फिर आगे आना स्टार्ट हो गया। तो 1952 में एक्ट बना, 1963 में बना, 1973 में बना और 2002 में बना। ठीक है, इस एक्ट के बेस पर यहां पर जो चीजें आगे चली यहां पर 1952, 1962, 1972 और यहां पर 2002, तो ये एक्ट बने इस टाइम पर, और उसके बेस पर फिर यहां पर कमीशन जो है वो सेटअप किया गया। याद रखना, पहले एक्ट बनेगा उसके बाद में कमीशन सेटअप होंगे। तो 52 का 52 में बन गया, 62 का 63 में बन गया, 72 का 73 में बन गया और 2000 का 2000 में बना। हालांकि जो 2000 वाला जो बना, ये वाला जो आप लोगों को यहां पर बेसिकली देखने को मिला, ये प्रोसीजर कंप्लीट करने में इसको बेसिकली 6 साल लग गए, यानी कि 2008 में यहां पर ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ था। ठीक है,
तो इसलिए यहां पर इसके बारे में ये एक छोटी सी चीज आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज काम करा तो आज ही हो गया, ठीक है। आप लोगों ने कि आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी, लगता है कि बस आज ही फोड़ दे सब कुछ। ये एक मैराथन होती है, तो आप लोगों को आराम आराम से चलना है, कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग को इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करके। तो इसमें कोई ना कोई तो होते होंगे ना कंपोजिशन में। जी हां, इसके अंदर एक कंपोजिशन होती है और वो कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों की होती है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और जिस स्टेट के अंदर में चीजें चल रही हैं उसके आप लोगों को रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमिश्नर भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये 3 मेंबर की बॉडी है, वो यहां पर आप लोगों को बेसिकली ये सारे कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट करती हुई नजर आती है कि आप लोगों को बाउंड्री डिसाइड करनी है। कार्यक्रम क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन मैंने बता दिया। ये बाउंड्री डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन के बेस पर, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहां पर नजर आता है। यानी कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात की जा रही है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल आप लोगों को देखने को मिल सके, उसमें कोई ऊपर नीचे न रहे, यानी कि कुछ बड़ा कुछ छोटा न देखने को मिले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें हो जाती हैं। आगे बात करूं, अगर आइडेंटिफाई की जा रही है यहां पर सीट जो कि यहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इसके लिए आइडेंटिफाई की जाती है उनकी पॉपुलेशन के बेस पर, जैसा आप लोगों को यहां पर बताया था मैंने। तो यहां पर ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन यहां पर रह सके। कई सारी यहां पर डिफरेंट ओपिनियन रहते हैं कमीशन को लेकर, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन अगर बन जाता है अमंग द मेंबर्स, तो ओपिनियन जो मेजोरिटी का प्रिवेल होगा। मतलब क्या होगा यहां पर, मान लीजिए 3 लोग हैं यहां पर, 3 लोग में से यहां पर एक बोल रहा है ऐसा करते हैं, दूसरा बोल रहा है ऐसा करते हैं, तीसरा बोल रहा है, मतलब एक तरीके से 2 कोई से कोई से एक साथ में बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मेजोरिटी बोलेगी, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक वे में काम करेगी ये जो कंपोजिशन है। अगर इनके विचार नहीं मिलते हैं तो फिर इनके विचार जो है मिलाए जाएंगे कि मेजोरिटी वाली बात देंगे। नेटो वाला कॉन्सेप्ट उसका नेटो बोल रहा हूं, यूएन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर, ठीक है, कि आप लोगों को यहां पर बेसिकली एक तरीके से ना पावर दे रखी है, ठीक है। वीटो, नेटो की मतलब बोलना था वीटो, नेटो निकल गया, ठीक है। तो वीटो पावर नहीं मिली हुई है यहां पर कि भाई साहब कोई एक बोल देगा तो वो काम नहीं होगा, बिल्कुल वहीं पर जाम हो जाएगा, तो वाली चीजें नहीं यहां पर। तो यहां पर मेजोरिटी वाली बात है। यूएन में मुझे सबसे जो एक गंदी चीज लगती है ना, अगर मुझे कोई बोले कि यूएन में से क्या चीज चेंज करनी है, तो मैं ये वीटो निकाल के फेंकूंगा वहां से। यहां पर मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए और यूएन को पावर होनी चाहिए कि भाई साहब जो भी बदतमीजी काट रहा है उसको पकड़े और उसको कसे बेसिकली थोड़ा सा, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में अगर बात करें तो हाई एक पावर बॉडी आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एक फोर्स को यहां पर इंप्लीमेंट करती है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो याद रखिएगा, कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, यानी कि कोर्ट के अंदर में इसको लेकर नहीं जाया जाएगा। आप लोग बोलोगे क्यों, इतनी पावर क्यों दे दी इसको, आप लोग खुद सोचो। चलिए एक सेकंड देता हूं, आप लोग सोचिए इसके लिए आखिर ऐसा क्यों है, मतलब कोर्ट के अंदर क्यों नहीं ले जा रहे इसको, भाई साहब इतना पावरफुल हो गया कि कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाएंगे, ऐसी क्या दिक्कत है कोर्ट के अंदर नहीं जा रहा है। खुद सोचो आप लोग, कंपोजिशन में कौन है, अब एक कोर्ट ही तो बैठा हुआ है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज है, अब कोर्ट में क्या ले जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इसको बनाया इसी तरीके से गया है ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी ना पड़े, ठीक है। समझ में आ गया। अब कोई भी पॉइंट आप लोगों के माइंड में अगर यहां पर क्लियर न हुआ हो तो मुझे बताओ, फिर उसको क्लियर करूंगा। बेसिक चीजें अगर माइंड में एक बार क्लियर हो गई ना भाई साहब, यूपीएससी आप लोगों से यही मांगती है। वो चाहती नहीं आप लोगों से कि आप बहुत हाई फाई बनो, वो चाहती है बेसिक चीजें समझो, ग्राउंड लेवल की चीजें समझो आप लोग, और वो अंडरस्टैंड करना आप लोगों को सिखाती है इन सब चीजों के थ्रू, ठीक है। अभी तो ये आप लोग किताबों में पढ़ रहे हो, सोचो कल को चलकर आप लोग कोई जज बन रहे हो, ठीक है, कोई एक आईएएस बना, फिर आगे चलकर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उसको पोस्ट मिल गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये प्रैक्टिकली आप लोग इंप्लीमेंट करोगे ग्राउंड पे जब आप लोग जाओगे वहां पर, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो यहां तक समझ में आई चीजें, तो कोई भी पॉइंट माइंड में एक तरीके डाउट नहीं होना चाहिए। तो पूरा टॉपिक है ये पूरा डिफरेंट एक तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को तैयार करना है, ओके। अभी यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, ये हो गया, इसके बारे में बात कर ली, इशू के बारे में। अभी जो आप लोगों का लास्ट जो यहां पर एक चीज रह गई वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, हालांकि ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो पार्ट 15 में आता है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक देखने को मिलते हैं। पावर फंक्शन जो भी इसका टेन्योर होता है वो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी कि 3 मेंबर की बॉडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाती है। 6 साल या फिर 65 साल में से जो भी ज्यादा हो वो रिटायरमेंट एज होती है, यानी कि अगर 65 साल हो गए पहले ही, अभी अपॉइंट है तो 2 साल पर 65 साल हो गए तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। इंजॉय करते हैं सेम स्टेटस जैसा जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके इक्विवेलेंट यहां पर इनको पर्क्स दिए जाते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं उस तरीके की इक्विवेलेंट पावर नहीं मतलब सैलरी, और जो मतलब एक तरीके से ना जो एक तरीके से जो फायदे मिलते हैं आप लोग वो बोल सकते हो, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिमूव किया जाता है सेम प्रोसीजर में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है।
तो ये काफी एक कंट्रोवर्शियल चीज रहती है कि सारी पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर में है। अब जो नीचे इलेक्शन कमिश्नर हो गए उनके बारे में जब बात की जाती है तो ये बोलते हैं यार उनको तो अपने आप से गवर्नमेंट लगा देती है, अपने आप से हटा देती है, तो वो इंडिपेंडेंट काम कैसे करेंगे। तो ये बोला गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रोसीजर है लाने का और हटाने का, सेम प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर करना चाहिए। किसका? वो बेसिकली आप लोगों को करना चाहिए यहां पर इलेक्शन कमिश्नर का। तो ये काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बात की जाती है। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इंडिपेंडेंट तभी रहेंगे अगर उनकी सारी चीजें एक इंडिपेंडेंट वे में चलेगी, वरना जो अपॉइंट करेगा फिर उसकी जी हजूरी होगी और वो गलत होगा। तो एक तरीके से ग्रांट जो रिकॉग्निशन टू द पार्टी जो दिया जाता है वो इन्हीं के द्वारा जाता है। ग्रांट किया जाता है रिकॉग्निशन, जैसे आम आदमी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया। सिंबल किसको मिलना है? महाराष्ट्र के अंदर में लड़ाई हो रही थी सिंबल को लेकर, तो वो सेटल कौन करता है? डिस्प्यूट, लड़ाई कौन सेटल करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेटल की गई यहां पर। तो ये पावर यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में होती है। कमीशन जो है वो एक एडवाइजरी का भी काम करता है पोस्ट इलेक्शन, जब किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ये पार्लियामेंट के अंदर में चाहे स्टेट असेंबली के अंदर में, तो ये यहां पर कहीं ना कहीं कंसल्ट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के साथ में, क्योंकि उसने अगर कोई गड़बड़ कर दिया तो उसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे इलेक्शन का, ताकि सब जो है वो एक दायरे के अंदर रहकर काम कर सके, अपने आपा न खो यहां पर। तो उसके लिए यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता हमारे देश के अंदर में ये जो इंप्लीमेंट की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही यहां पर इंप्लीमेंट की जाती है, ताकि पॉलिटिकल पार्टी और जो कैंडिडेट है वो लोगों की भावनाओं को भी ठेस न पहुंचाए और अपना काम ढंग से करते रहे, ठीक है। क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके लिए लिमिट सेट की जाती है। पता चला घर लुटा दिया इलेक्शन के पीछे, ठीक है, फिर कटोरा लेके घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इनको लिमिट दी जाती है, वरना आप लोगों को पता है कई बार लोग इलेक्शन के पीछे इतने पागल हो जाते हैं ना, वैसा उनको रोकना मुश्किल हो जाए। ये संविधान के अंदर में जो आर्टिकल है वो डायरेक्ट मैंने बता दिए। आर्टिकल 324 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये तो आप लोग कम से कम याद रखिएगा, और कुछ रखो या ना रखो। एक और याद रख लेना, वैसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि कोई भी कोर्ट जो है वो यहां पर जब इलेक्शन चल रहे होंगे उस टाइम पर इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पता चला इलेक्शन डिसाइड कर दिए कि इलेक्शन होने हैं भाई साहब 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, उस इलेक्शन के बीच में यहां पर क्या हो गया, कोर्ट आ गया, कोर्ट ने लगा दी रोक, जैसे एग्जाम पे नहीं होता है और वो एग्जाम हो रहे हैं 6 महीने बाद में, तो ऐसे तो चल चुला लिया यार हमारे देश में गवर्नमेंट। तो जब तक इलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक यहां पर कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है। उसके बाद में अगर कोई मैटर जाता है तो फिर वो बात की बाद में देखी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा पूरा दिमाग लगा के। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो टॉपिक पढ़ने के बाद में क्वेश्चन लगा जाए तो वैसा पता चलता है कि आप लोगों ने कितना शानदार तरीके से चीजें सुनी है। देखिए यूपीएससी के करामात, चलिए देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो। बोला गया कि जो ऑर्डर पास किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है। पहली स्टेटमेंट समझ में आ गया, यस या फिर नो। दूसरा ये बोला गया कि जो भी ऑर्डर पास किया जाता है यहां पर, ये जब उसको रखा जाता है लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली के अंदर में, तो उसको इफेक्ट नहीं कर सकते उसके अंदर मॉडिफिकेशन को, ठीक है। तो यानी कि जो भी देखिए यहां पर याद रखिएगा, जब यहां पर जो आदेश जो दिया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वो एक्ट पास कर चुके हैं और उसके बेस पर यहां पर इसको बनाया गया है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट में पूछा गया करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नाइदर, तो आंसर यहां पर सी हो गया। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टॉपिक पूरा ढंग से समझोगे तो आंसर आप लोग यहां पर कर पाओगे। जो आर्टिकल मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे उनका बेसिक रीजन ये था कि कई बार आप लोगों के स्टेट पीसीएस के अंदर या फिर यूपीएससी के अंदर भी कई सारे से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या है, खासकर जो आर्टिकल काफी ज्यादा न्यूज में होता है। तो आर्टिकल 326 हो गया, ये इसके बारे में बात की जा रही है। 327, 329, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? तो यहां पर 1, 2, 3 या फिर ऑल। तो सबसे पहले मैंने अभी 329 आप लोगों को बोला था, उसमें क्या बोला गया कि बार करना है कोर्ट को, तो ये तो यहीं से समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो 329 के सामने जो लिखा है ये तो गलत हो गया अपने आप ही, क्योंकि यहाँ पे तो ये होगा और ये एक तरीके से गलत हो गया, तो ओनली 1 आंसर सही हो गया। तो ये आप लोग मैच कर एक बार देख लेना, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहां पर, जैसे कि क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आप लोगों से पूछा है, बोला है कि व्हाई एंड द हाउ ऑफ क्रिएटिंग ए डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिले होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, पहले तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। और जब भी ये बना दिए जाते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, यानी कि आप लोगों से पूछो अगर मैं कोई डिस्ट्रिक्ट बना दिया है तो क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे, आप लोगों से अगर ये पूछे, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में क्या आंसर दोगे, ठीक है।
तो इसके बारे में सोचना है आप लोगों को। एडवांटेज क्या होगी, जैसे कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, छोटे डिस्ट्रिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, सर्विस जो है पॉपुलेशन को अच्छी मिलेगी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के पास में जा पाएगा, ज्यादा डिस्टेंस, एक तरीके से ना बहुत ही छोटा एरिया होगा तो लोगों को देखा जा सकता है आराम से, जिससे छोटे से घर में 4-5 लोग होते हैं, सबका पता रहता है कौन क्या कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक प्रोग्राम इनिशिएटिव अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा जब उनके ऊपर फोकस रहेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं। इसके अपोजिट में क्या लिखोगे जैसे कि काफी ज्यादा अगर बात करें तो यहां पर प्रोसीजर काफी चैलेंजिंग होता है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट बनाने, तो उसके अंदर में डीएम आएगा, फिर एसपी आएगा, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑथोरिटी आएंगी, तो एक पूरा ढांचा क्रिएट करना है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज करना, तो कितना डिसेंट्रलाइज उसको कर पाते हैं। यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग यहां पर बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्चा तो जनता से ही निकलेगा। यहां पर पॉलिटिकल मोटिव रहते हैं, कई बार जो जरूरत है उसके हिसाब से नहीं करेंगे, और कई बार एडमिनिस्ट्रेशन तो बना दिया पर अंडर यूटिलाइजेशन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दुनिया भर की किताबें खरीद के रख ली घर में, पर लेकिन वो किताबें पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक नया टॉपिक भी मैंने आप लोगों का यहां पर और कवर करा दिया, एक टॉपिक ही बन जाता है जो आप लोगों से बचा है कि डिस्ट्रिक्ट बनता कैसे है, क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। अब ये टॉपिक भी आप लोगों का इसी टॉपिक के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया। तो इनडायरेक्ट में देखा जाए तो 5 टॉपिक आप लोगों के इंक्लूड कर दिए, और इंडिपेंडेंट टॉपिक आ चुके हैं अलग अलग। डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी, यहां पर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा एक टॉपिक है, पॉलिटी के अंदर जाकर आप लोग चेक करोगे। इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, इशू क्या है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो ये इस तरीके से चीजों पढ़ोगे तो अब क्या हो गया, अब इन चारों पांचों टॉपिक में से कहीं भी कुछ भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। पढ़ने का तरीका ये होता है, अगर इस तरीके से पढ़ोगे, एक क्वेश्चन लगाते हो ना तो चारों के चारों ऑप्शन देखा करो उसके, तो 4 टॉपिक आप लोग तैयार हो गए वहां पर। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो एक तरीके से आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाओगे, ठीक है। आया मजा कि नहीं आया, ठीक है, मजा आया, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, ठीक है। तो राहुल गांधी जी वाली बात है खुश रहो यार, पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो, फीडबैक दे दिया करो, जैसा भी लगता है, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ओके। किसी भी देश के बारे में अगर आप लोगों को ये देखना हो कि वो देश जो है वो कैसी प्रोग्रेस कर रहा है, तो एक छोटी सी चीज आप लोग देख लो कि उस देश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसी है। अगर वो अपनी आवश्यकताओं की मैक्सिमम पूर्ति अपने आप कर रहा है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो देश जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रोग्रेस करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये होगा कि एक किसान है, उस किसान का खेत है और उस खेत में वो अपना गेहूं भी उगाता है, वहां से अनाज आ जाता है, गन्ना उगाता है, वहां से चीनी और गुड़ वगैरह अपना बनवा लेता है, सरसों अपना उगाता है, वहां से तेल वगैरह निकाल लेता है, और घर में जो जानवरों के लिए खल वगैरह वो भी आ जाती है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। सब्जियां अपने खेतों में उगा ली, आलू अपने खेतों में उगा ले, प्याज उगा ली, अपना जो भी एक रिक्वायरमेंट है एक अपनी जो सब्जी की, वो सारी कंप्लीट होगी। खुद की ट्यूबवेल है, यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो गया, एक इंसान जो कि किसान है वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो अपने खेत से कर ले रहा है। ऐसे ही अगर एक देश अपनी मैक्सिमम आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो अपने ही अंदर से जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करके कर ले, तो दूसरे देशों के ऊपर उसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और जब दूसरे देशों के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो उनके दबाव में भी काम नहीं करेगा। आप लोगों को पता है हमारे देश में आज की डेट में भी जो एनर्जी आती है वो इस एरिया से बहुत ज्यादा आती है। तो लगभग देश में जो एनर्जी यानी कि क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो 85% हम लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो सोचो इन देश में अगर ये आपस में भी लड़ रहे हैं ना तो भी हमारी जो नींद है वो खराब होने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके की दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो रसिया से हम लोगों ने अभी तीसरा एक एंगल खोला तो वो एक पॉजिटिव चीजें अभी हमारी देखने को मिल रही है। अभी ये आर्टिकल में मैंने ये सारी चीजें क्यों बताई, क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा देश की इकोनॉमी के साथ में, और देश की इकोनॉमी बढ़ती है यहाँ पर, उसके अंदर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी बढ़ती है, इसी के ऊपर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं PMI, यानी कि याद रखिएगा यहां पर इसको मैन्युफैक्चरिंग जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसको PMI भी बोला जाता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बोलते हैं वैसे, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में यहां पर इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा बहुत ही बेसिक तरीके से। 2022 का एनालिसिस यहां पर किया जा रहा है कि कैसी हमारे देश में ये एक्टिविटी रही। तो इसका एक पूरा चार्ट इसने यहां पर समझा दिया है जनवरी से लेके दिसंबर तक का। तो एक अच्छे लेवल पर इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गया, हमारा बेसिकली ये साल कंप्लीट हुआ है। तो ये पॉजिटिव बात हो गई यहां पर, तो मुंह मीठा करने वाली बात है। तो बधाई हो कि हमारे देश में ये चीजें अच्छे लेवल पर जाकर खत्म हुआ है ये साल। सबसे पहले आप लोगों को बोल देते ना कि एक तरीके से यात्रीगण कृपया ध्यान रखें, अपनी पेटी बांध लें।
आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये होगा कि इसके नाम पर न जाएं। नाम क्या है इसका, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। और अभी मैंने बात की यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की, पर लेकिन यहां पर देखने को मिलेगा इसके अंदर में आप लोगों को दोनों चीजें नजर आती है, सर्विस भी आप लोगों को नजर आती है और मैन्युफैक्चरिंग भी आप लोगों को नजर आती है। तो सर्विस के लिए जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और सॉरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। जो सर्विस के लिए होता है उसको सर्विस पीएमआई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया इतना, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए यहां तक का। अब आगे की चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो सर्विस होता क्या है, जैसे आप लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सर्विस देता है, ठीक है। वो आप लोगों को ऐसा नहीं कि एक तरीके से आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बना के दे रहा है, नहीं, सर्विस देगा वो आप लोगों को। टीचर के पास में जाएंगे तो पढ़ा रहा है आप लोगों को, तो सर्विस दे रहा है। मीडिया एंटरटेनमेंट मूवी देखने जाते हैं, क्या मिलता है वहां पर, आप लोग कुछ लाते हो वहां से मूवी में से निकाल के कुछ, वो सर्विस होती है जो आप लोग सीखते हो, अपने आप को एंटरटेन करते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट के थ्रू जो चीजें होती हैं, जो ये सारी चीजें हैं, ये सर्विस की कैटेगरी में आती है। यानी कि सर्विस जो है वो यहां पर एक तरीके से चार्ज किया जाता है सर्विस का। और यहां पर पता है सर्विस में ज्यादा कोई ढांचा लगता नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट में मैं कोई किताबें प्रिंट करके आप लोगों को देने लगूं, तो ये क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी आ जाएगी कि किताबें कागज चाहिएगा, ठीक है, उसको प्रिंट करना पड़ेगा, आप लोगों के पास में जाएगी। तो ये क्या हो गया, अब ये मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आ गया। पर जब तक मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को बस पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं मैं टेलीग्राम पर जाकर इस लेक्चर की, कि आप लोगों को मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि मुझे वो पीपीटी बनानी है और आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है, हाथों में नहीं आएगी आप लोगों की, आप लोग उसको गैजेट में ही देख सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होगी। वो अलग बात है कि आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लो अपने आप से, ठीक है। पर मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाल के दिया, क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट आती। अब उसकी कॉस्ट आती तो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो 1 लाख, अब उनको एक एक रुपया भी अगर मैं उससे लूं तो आप लोग खुद समझो यहां पर, मतलब 1 रुपए की तो प्रिंट होगा नहीं, एक लेक्चर में इतनी सारी स्लाइड होती हैं, तो उन स्लाइड का सोचो एक एक कोई प्रिंट आउट करने का 1 रुपया भी एक प्रिंट का लो तो एक लेक्चर के 100 रुपए बैठते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रिंट आउट के। तो अगर मैं एक बच्चे को भी अगर देने लगूं यहां पर इस तरीके से और मैं बोलूँ कि फ्री में ले जाओ अगले दिन मैं किसी चौराहे पे कटोरा लिए मिलूंगा, ठीक है, अरे सर आप यहाँ, मैंने कहा बच्चों ने लूट लिया तो कहने का मतलब है कि क्योंकि मुझे कुछ देना नहीं पड़ रहा है, मैं बस अपनी एनर्जी दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, मैं अपनी जो एक एजुकेशन है वो आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को कुछ बेच नहीं रहा हूं कि मेरा ये प्रोडक्ट है आप लोग इसको खरीद लो। ये प्रोडक्ट आप लोग हाथ में लेके फील करोगे कि अच्छा अच्छा ये किताब अच्छी है, अच्छा ये बेसिकली कुछ एक प्रोडक्ट हो गया, नहीं, एक तरीके से मैं मान लीजिए मोबाइल बांटने लगूँ, तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आ जाता है। इसीलिए सर्विस सेक्टर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 18% का जीएसटी लगाया जाता है। तो ये काफी बड़ी बात है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, वैसे 5 के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं या फिर मैक्सिमम 12, क्योंकि यहां पर बहुत सारी मेहनत लगती है जब मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। तो जीएसटी भी इसीलिए रखा गया, और डॉक्टर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है क्योंकि वो एक बेसिक चीज के अंदर में आता है। पर लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर आप लोग जैसे कोर्स लेते हैं, अगर कोई बात करते हैं, कहीं पर आप लोग फीस पे करते हैं, उसके ऊपर 18% जीएसटी आप लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे कि आप लोग चीजें समझ पाओ कैसे कैसे क्या क्या चीजें चलती हैं। तो ये दोनों के लिए होता है यहां पर, ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मंथली आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो मंथली बेसिस पर यहां पर ये सर्वे किया जाता है, ठीक है, जो भी यहां पर डिफरेंट कंपनीज का, और उसके बाद में आप लोगों के सामने पूरा ट्रेंड निकल कर आता है। ये पूरा जो पीएमआई है इसको बेसिकली कंपाइल कौन करता है, तो ये है IHS मार्केट। तो IHS मार्केट के द्वारा यहां पर इसको कंपाइल किया जाता है, जो कि आप लोगों के सामने यहां पर ये पूरा डेटा ये इकट्ठा करके लाती है। और IHS जो मार्केट है ये एक लंदन बेस्ड ग्लोबल लीडर है, इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेजर इंडस्ट्री या मार्केट में जो भी चीजें चल रही हैं वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ये आप लोगों के सामने लाकर परोस देता है कि भाई साहब लो, ये आप लोगों ने किया है, ये इस तरीके से चीजें आप लोगों की देखने को मिल रही हैं। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जा चुके हैं कि यार ये तो बता दो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे बोलेंगे कि इंडेक्स अच्छा है, कैसे बोलेंगे कि इंडेक्स बुरा है, और कहां से हम लोग बोलेंगे कि अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, बुरी डायरेक्शन में चल रहे हैं, नापेंगे कैसे इसको। तो नापने का जो पैमाना है, जो इसका फिता है, जो मीटर है इसका यहां पर, जो लीटर है यहां पर, जो भी बोलो आप लोग यहां पर, ये है बेसिकली टारगेट 0 से लेके 100 के बीच में इसका एक नहीं सुई घूमती है। इसमें अगर बात करें प्रिंट अगर अबोव 50 हो रहा है इसका मतलब है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, और अगर बिलो 50 हो रहा है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यानी कि अगर इंडेक्स जो है वो आप लोगों का 50 के प्लस जा रहा है तो इसका मतलब है कि अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, खुशी है, बल्ले बल्ले करते रहो।
पर लेकिन अगर 50 के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि दुखी के दिन चल रहे हैं भाई साहब, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बेस क्या होगा, वो होगा 50, 50 के ऊपर 50 के नीचे देखा जाएगा। 50 पर अगर है तो इसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर प्रीवियस मंथ के कंपेयर में यहां पर करंट मंथ को चेक किया जाता है और उसके बेस पर बताते हैं कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, या जो इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या फिर एक्सपेंड कर रही है, तो ये देखने को मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसके बेसिस पर हम लोग कई बार क्या देख लेते हैं, अगर आज की डेट में आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग जो भी टेस्ट लगा रहे हो उसके अंदर आप लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके बेसिस पर फ्यूचर में पता ये लगाया जा सकता है कि इस बच्चे के सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं। ऐसे ही ये इंडिकेटर क्या करते हैं, ये इंडिकेटर यहां पर ये बताते हैं कि आने वाले टाइम पे देश के अंदर में इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, तो उसका एक एनालिसिस किया जाता है। उसके बेस पर यहां पर कंडीशन पता चलती है मार्केट की क्या है, कहां पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को काम करना चाहिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप करके देता है। तो ये इसके बारे में बहुत ही बेसिक सी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अगर कोई पूछने पर आप लोगों के लिए आ जाए तो ये याद रखेगा, इसको तैयार करने के लिए 5 इंडिकेटर को चेक किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो यहां पर इन्वायरमेंट कैसा है, जब इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, तो ये 30% तो यहां से काउंट होता है। आउटपुट कैसा निकल कर आ रहा है यहां पर, यानी कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है यहां पर, ठीक है, 25% यहां पर इसके बारे में बातें करता है, ठीक है। न्यू ऑर्डर कैसा है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग 30% आप लोग यहां पर निकल कर आते हैं। एक तरीके से इंप्लॉयमेंट के लिए 20 है यहां पर इंप्लॉयमेंट वाले में, ठीक है, 30% यहां पर न्यू ऑर्डर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सप्लाई डिलीवरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 15% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टॉक के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 10% देखने को मिलेगा। तो 5 इंडिकेटर जो हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब इसको तैयार किया जाता है। जब पीपीटी डाउनलोड करोगे, ये 5 के 5 जो है मैं सिस्टमेटिक वे में लिख के दे दूंगा, जिससे कि आप लोग इनको रिवीजन करो तो कोई कंफ्यूजन भी आप लोगों को देखने को नहीं मिले। तो कैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और किस तरीके से चीजें चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग कितने की, क्या 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 चीजें हैं, तो ये सारी बातें यहां से पता चल जाती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज आना नहीं है, कंफ्यूज आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया यहां तक, डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा, देखूंगा तो सही कितना अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की है। बोला गया कि यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर जो इंडेक्स है यहाँ पर, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन करंट और फ्यूचर जो भी बिजनेस कंडीशन है उसके बारे में, कंपनीज के जो डिसीजन मेकर, एनालिटिक इन्वेस्टर, उनके बारे में। दूसरा, डिटरमाइन करता है कि कैसे मार्केट की कंडीशन रहने वाली है और कैसे यहाँ पर ये एक तरीके से एक्सपेंड कर रहा है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सेम जो यहाँ पर टाइम चेक किया जाता है। इनकरेक्ट बताना है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। तो सीधी सीधी बात है, कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों। उन्हें कहते हैं कि छाती वो ठोक के बताते हैं भाई साहब, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहां पर, इसी के बारे में बोला जा रहा है कि इफ द प्रीवियस मंथ पीएमआई इज हायर देन द करंट मंथ, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि पहले वाला ज्यादा था, इस वाला कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरे बोला है कि पीएमआई जो है वो कंपाइल किया जाता है आईएचएस मार्केट, जो कि यूएस से बेस है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में बताया गया कि अराउंड 400 जो मैन्युफैक्चरर है इसके पैनल में आप लोगों को देखने को मिलते हैं और जीडीपी के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडेक्स जो है वो प्रिवेल करता है डायरेक्शन, इकोनॉमी कैसे चल रही है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बढ़ रहा है। तो सही क्या है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर बताइए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वैसे है यहाँ पर, क्योंकि ये लंदन बेस है ना कि यूएसए बेस है, ठीक है। तो एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि यहाँ पर एक तरीके से याद रखेगा, यूके के अंदर यहाँ पर ये सारी चीजें इसकी आप लोगों को नजर आती है, ओके। तो ये पूरा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट गलत हो गया, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। तो टॉपिक को तैयार करने का तरीका क्या है, अब मैंने करंट बता दिया कि बढ़ रहा है पीएमआई, दूसरा बता दिया इसका बेसिक क्या है, वो आप लोगों को सारा समझा दिया, इसके इंडिकेटर आप लोगों को बता दिए, क्या क्या चीजें यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चलती हैं, पूरा काउंट कैसे किया जाता है वो समझा दिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया। अब ये टॉपिक के बारे में कोई आप लोगों से पूछने लगे कि भाई साहब हमको पढ़ा दो, तो आप पढ़ा दोगे उस इंसान को ये टॉपिक। तो किसी भी टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि किसी को पढ़ाना ही पड़ जाए, तो आप लोग पढ़ा दो आराम से, ठीक है। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी बताना, दूर किया जाएगा, ठीक है। करंट के लिए टेंशन मत लिया करो, मैं हूं ना, बस एंजॉय करते रहो लेक्चर को, बस ऐसे देखो कि कुछ नया सीखना है, ऐसा नहीं कि यार क्या बस लेक्चर देखना पड़ेगा, वो वाली फीलिंग लेकर मत आना, फिर बल्ले बल्ले करके जाओगे, ओके। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये अपने ही आप में एक काफ़ी पुराना इशू है जो कि लंबे समय से चला हुआ आ रहा है, आज की बात नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ये इशू जो है वो चला हुआ आ रहा है। तो इसके बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जहाँ से आप लोग स्टार्टिंग से इसको कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि कोई प्रॉब्लम जो है वो कैसे कोई प्रॉब्लम बनी और कैसे कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ें आगे बढ़ती चलेगी और आज की डेट में कैसे इतनी सारी इतनी बड़ी दिक्कत यहाँ से देखने को मिल रही है।
बात किसके बारे में चल रही है? बात चल रही है यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिसके बारे में बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और रिसेंटली अभी ये क्यों न्यूज़ में है तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आरबीआई की एक रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर इकोनॉमी के सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है, तो समझेंगे एक एक पॉइंट को, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर वो है एनपीए। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट्स मतलब जो कि आप लोग का पैसा है, नॉन परफॉर्मिंग यानी कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। परफॉर्म नहीं कर रहा है इसका मतलब ये कि या तो वो काम नहीं कर रहा है, उसमें एक दिक्कत आ गई, कोई गाड़ी हो गई ना नॉन परफॉर्मिंग गाड़ी हो गई, इसका मतलब उसके इंजन में कोई दिक्कत आ गई है, या फिर आप लोग की गाड़ी कोई चुरा के ले गए, तो क्या हो गया, वो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से इसको समझाने के लिए एक उदाहरण मैं दूंगा ताकि आप लोग इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशो के बारे में बात बताई तो बोला 5% जो है ये डिक्लाइन हो गया है और इंप्रूव होगा 2023 के अंदर में। यानी कि एनपीए अगर घटता है तो ये बैंकिंग सिस्टम की हालत जो है वो अच्छी है, ये बताता है। क्यों? वो अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरा ये कहने का मतलब क्या है। ये पर्टिकुलर टॉपिक अगर बोलूं कि वो नहीं कहते कि एक पर्टिकुलर राक्षस की जान थी वो तोते के अंदर थी, तो इस टॉपिक की जान जो है वो इस स्लाइड के अंदर में है। वो समझिएगा तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एक इंसान है या फिर कंपनी, आप लोग बोल लीजिए कोई कंपनी है जिसका नाम है सी। ये सी कंपनी जो है वो बैंक के पास में जाती है और बैंक से पैसा मांगती है और बैंक को बोलती है कि इतना इंटरेस्ट जो है मैं पे करूंगा अपने बेसिकली रेगुलर टाइम पे। ठीक है, तो बैंक बोलता है ठीक है, इसके लिए इस कंपनी को जो है बैंक जो है वो 10 करोड़ रुपए दे देता है कि ठीक है तुम इंजॉय करो, बस हमें इतना इंटरेस्ट पे करते रहना। अब बैंक के पास में पैसा कैसे है? बैंक के पास में पैसा जैसे कि आप लोगों ने पैसा रख दिया, मतलब हर एक इंडियन जो है वो अपना पैसा रखता है बैंक के अंदर में, तो वो बैंक जो है किसी और को दे देता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगभग 3-4% का इंटरेस्ट देता है और फिर वहां से कमाता है 8-9% का इंटरेस्ट या फिर ज्यादा का, तो 4% का अपना मुनाफा होता है। तो इसलिए बैंक जो है इस पैसे को फिर निकाल देता है ताकि उस पर एक तरीके से ऐसा तो नहीं बैंक में डाल रखेगा तो कोई मतलब नहीं उसका, कहां से देगा आप लोगों को पैसा। अगर यहां पर जो ये पैसा दिया है इस सी को लगभग 10 करोड़ रुपए, तो ये जो 10 करोड़ रुपए है इसका इंटरेस्ट पे करेगा और ये बिना डिले किए अगर ये इंटरेस्ट पे करता जा रहा है तो इसका मतलब ये सही है, अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहा है, बिजनेस को अच्छे से लेकर चल रहा है। पर लेकिन अगर ये जिस तरीके की बातें बोल रहा है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है तो फिर यहां पर देखना पड़ेगा, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि यहां पर बोला गया कि अगर स्ट्रेस असिस्ट होगी, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस क्या मतलब हो गया? ये 1 से लेके 90 दिनों तक चीजों को चेक करते हैं। मतलब पहले आप लोग देखें यहां पर इसका जो एसएमए का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान को 10 करोड़ रुपए दिए थे, उस इंसान ने इंटरेस्ट पे करना बंद कर दिया है और जितना पे करना था लगभग 1 महीने डिले हो गया है, तो इसको एसएमए 0 की कैटेगरी में डाला गया है जब 1 महीने डिले हो गया है। फिर इन्होंने वेट किया, चलो कोई नहीं यार, घर में कोई दिक्कत आ गई होगी, इंसान की 70 दिक्कतें होती हैं, अगले महीने जो है ये बेसिकली पैसा दे देगा। इन्होंने फिर से लेट इंतजार किया और यहां पर एक तरीके से 60 दिन का डिले हो गया, भाई ने फिर भी यहां पर इनका जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं किया। अब यहां पर इनके कान खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं कि यार पहले दिन तो समझ में आता था, दूसरे दिन भी नहीं काम किया, यानी कि पहले महीने समझ में आता, दूसरे महीने पैसे नहीं दिया, आखिर क्या गड़बड़ चल रही है। अब यहां पर जब तीसरा पीरियड स्टार्ट होता है एसएमए 2, ये 61 से लेकर 90 डेज का, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर यहां पर उस एसेट्स को यहां पर ये बोलते हैं कि 90 दिन यानी कि 3 महीने से भी ज्यादा डिले हो चुके हैं, अब इसको नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में डालने का टाइम आ गया है। यानी कि इन्होंने पेशेंस दिखाया, इंतजार किया, पर लेकिन जब इनका इंतजार जो है वो काम नहीं आया तो फिर इनको यहां पर ऐसा स्टेप उठाना पड़ गया कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखिए ये सारा जो चीजें है ना, ये सारी चीजें आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई 2014 में। 2014 से पहले कोई यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। 2014 और 15 में आरबीआई को लगा कि यार ऐसे तो कहानी खराब हो जाएगी, इतना सारा पैसा लोगों को दे रखा है कि लोग जो है उसको रिटर्न करने के लिए तैयार नहीं है और अपने आप को बोल देते हैं हमारी तो खस्ता हालत हो गई। तो दिसंबर 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में बताया गया कि हमारे पास में 10,000 करोड़ का जो है वो एनपीए है। सोचो 10,000 करोड़ रुपए का एनपीए आप लोगों का पड़ा हुआ है, ये कैसे काम चलेगा अगर ये चीजें ऐसी चलती रहे। सॉरी 10,000 करोड़ गलत बोल दिया, कम है क्या इससे? नहीं, इससे ज्यादा है।
10 लाख है भाई साहब। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग, जो डेटा रखा गया यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इतना, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये इतना करोड़ एनपीए है। इसका मतलब है कि इतना पैसा लोगों ने लिया और वो रिटर्न नहीं किया। अब यहाँ पर आरबीआई अगर यहाँ पर ये चीजें चेक कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी बैंक की खस्ता हालत हो चुकी है। बैंक की तो कमर टूट जाएगी, उनके पास में पैसा नहीं है, लोगों का पैसा भी देना है, कैसे उसकी जो कार्यक्रम उसका चलता रहेगा। तो कार्यक्रम की जगह उसका तो क्रियाक्रम हो जाएगा बैंक का, अगर उसका प्रॉपर सिस्टमेटिक में चीजें नहीं चलेगी। तो यहाँ पर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARL बनाएगी, और NARL एक तरीके से ऐसा एक कंपनी बनाएगी, उन्हें बोलते हैं कि एक कोई गुंडा है, उसको बोल दिया आप लोगों ने यार उसने मेरे पैसे लड़के पैसा निकाल के ला कर दे दे, तो तुझे जो है मैं 10% तुझे दे दूंगा। गुंडा बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। तो वो शामदाम दंड भेद लगा के तुम्हारा पैसा निकाल कर लेकर आएगा। तो ऐसी ही ये कंपनी है यहाँ पर जो कि बनाएगी इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, क्योंकि बैंक वाले अगर अपना पैसा निकालने पर रह गए, बस वो तो पैसे निकालने पर रहेंगे, अपना नॉर्मल काम कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलने लगी, ठीक है। तो एनपीए का मतलब है कि यहां पर अब इससे ज्यादा डिले हो रहा है तो एनपीए बन गया, इसको भी सब स्टैंडर्ड एसेट बोला गया। अगर ये एनपीए जो है 12 महीने से ऊपर पहुंच गया, अगर यहां पर ये डाउटफुल हो गया, अगर 12 महीने तक पहुंच गया, अगर 12 महीने से ऊपर पहुंच गया, डाउटफुल हो गया, और फिर अगर यहां पर इससे भी ऊपर चीजें चल रही हैं तो इसको बोल दिया कि नॉन रिकवरेबल हो गया भाई साहब ये, यानी कि अब ये चीजें जो हैं वो हमारे हाथ में है ही नहीं है। अब तो यहां पर इसका राम नाम सत्य हो चुका है, अब निकाल लो इसको जैसे निकालना है। अब तो ये मतलब बैंक ये मान के चलने लगा कि ये पैसा हमारे हाथ में है ही नहीं। अब तो यहां से अब यहां पर फिर ये वाली जो कंपनीज है, ये वाली कंपनीज पिक्चर में आती है कि कैसे यहां से पैसा निकाल के लेकर आना है इस पर्टिकुलर जो एरिया से, ठीक है। तो यहां पर जब 2014-15 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में एक खस्ता हालत देखने को मिली और ये गवर्नमेंट भी यहां पर ये चीजें देख रही थी, तो इनके द्वारा बोला गया कि कुछ ना कुछ चीजें सुधारनी पड़ेगी, और वहां से ये चीजें सुधारनी फिर जो है वो स्टार्ट होती है। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को यहां पर आगे बढ़ने से पहले, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 2009 में यहां पर चीजें स्टार्ट की गई थी जब एनपीए के बारे में बात करें, पर लेकिन सीरियस कब हुए 2014-15 में जाके सीरियस हुए फिर, ठीक है। यानी कि इतना टाइम तो सीरियस होने में लग गया। इसके बाद में फिर समझ में आया कि यार अगर ये चलती रही तो कहानी खराब हो जानी है। फिर इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट किए। फिर इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से अकाउंट को डिसाइड करना स्टार्ट किया कि ये बैड अकाउंट हो गया, ठीक है, ये जो अकाउंट हो गया ये एक तरीके से इसको मेंशन अकाउंट में डालना है। तो मतलब उनको डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और फिर यहाँ पर अपनी चीज़ों को रिकवर करने की बात आने लगी। तो वहाँ से ये जो स्टेप उठाने स्टार्ट हुए हैं उसका रिजल्ट अभी यहाँ पर आप लोगों को 2022 में देखने को मिला, जब यहाँ पर इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई। तो उसमें यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि अब हमारी कुछ खस्ता हालत जो हो रही थी वो खस्ता हालत यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही है। यानी कि अब आप लोग कह सकते हो आने वाले टाइम में कि यहाँ से हमको एक पॉजिटिव ग्राफ देखने को मिलेगा। आखिर ऐसा कैसी चीजें निकल कर आई? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई एक चीजों से चीजें नहीं सुधरती हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि बहुत सारी चीजें जो है आज के डेट में ऑनलाइन हो गई हैं, जिनको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है। ये काफी बड़ी बात है, जो कि कहीं ना कहीं पहले सब पैसा लेके भाग जाते थे, अब सारी चीजें ऑनलाइन है तो आसानी से ट्रेस किया जा सकता है कहां पर निकाल रहा है, क्या चीजें कहां पर क्या रहा है। तो ऑनलाइन सिस्टम ने काफी सारी चीजों को यहां पर इंप्रूव किया है। ये चीजें आप लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है, जो कि नॉर्मली पहले यहां पर देखने को नहीं मिला करता था। तो एसेट्स जो है उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर फोकस होना स्टार्ट हो गया। अब पॉजिटिव चीजें आप लोगों को ज्यादा देखने लगी यहां पर, क्योंकि अगर बात करें तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करती तो फिर ये पैसा यहां से निकल कर कैसे आता? तो यहां से और बेसिक चीजें जो है वो आगे बढ़ना यहां पर स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई हैं, जिनको आप लोग जब देखोगे आगे कभी रिवीजन करने बैठोगे तो ये देख सकते हैं, जैसे जीएनपीए, इनकी ग्रोस जो भी यहाँ पर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो भी डिफॉल्ट कर गया है उसके बारे में बात की जा रही है। माइक्रो जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया क्या कंडीशन होती है, कैसे ऑपरेट करता है, क्या परफॉर्मेंस रहती है। नेट एनएनपी क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, इनके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसके बारे में बात की जा रही है। CRAR, ठीक है, तो इसको बेसिकली आप लोग बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशो, ठीक है। तो ये रिस्क बताता है कितना रिस्क जो है वो सहन कर पाएगा यहाँ पर बैंक, उसके बारे में यहाँ पर बताता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर ये कॉमन इक्विटी टेस्ट है यहाँ पर, हालांकि ये टेक्निकल टर्म है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, पर हल्का सा फिर भी इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी है ताकि रिविजन करने बैठो तो कोई डाउट न रहे आप लोगों को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा पूछा गया और कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने अक्सर बोला है कि जब कोई ड्यूरेशन की बात की जाए कि 10 साल की बात की जा रही है, 15 साल की बात की जा रही है, तो कॉन्टिन्यूसली उसी पैटर्न में चीजें चलनी आसान नहीं होती, उसमें कहीं ना कोई ब्रेक लग जाता है। तो ऐसी स्टेटमेंट अक्सर जो है वो गलत होती है। जैसे कि विद रेफरेंस टू जो गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात की जा रही है, तो कंसिडर कर लिए स्टेटमेंट बोला गया
कैपिटल इन्फ्यूजन जो भी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है वो कॉन्टिन्यूसली देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है लास्ट डिकेड में, यानी कि 10 सालों में पिछले यहाँ पर बैंक के अंदर में गवर्नमेंट पैसा दे रही है ताकि उनकी खस्ता हालत को बर्बाद होने से बचाया जा सके। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला है कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इंपैक्ट पड़ा जब भी उसके एसोसिएटेड बैंक जो है उसमें मर्ज किए गए क्योंकि कईयों की खस्ता हालत हो रखी थी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ या फिर नाइदर? सही आंसर क्या है? A, B, C या फिर D? अब आंसर तो देखिए यहाँ पर B हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक दशक तक कॉन्टिन्यूसली चीजें प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट की भी खस्ता हालत होती है बीच बीच में। तो ये कॉमन सेंस है, बोले कि एक दशक तक उस कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन बड़े अच्छे बने रहे। अरे कभी ना कभी तो खटाई आती होगी थोड़ी बहुत यार, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली चलना पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी स्टेटमेंट में आप लोग ध्यान रखिएगा, जब दो बैंक को मर्ज किया जाता है तो एक होता है ऐसा बैंक जिसकी खस्ता हालत हो रखी है, दूसरा होता है अच्छा बैंक। तो अच्छे बैंक में यहां पर घटिया बैंक को मर्ज किया जाता है ताकि इसकी नैया डूबने से बचाई जा सके। तो जो भी यहां पर इसके एसोसिएटेड बैंक थे उनकी खस्ता हालत चल रही थी, तो जब इनको SBI के साथ में मर्ज किया गया तो इसका मतलब है कि SBI की हालत अच्छी है, इसलिए इसके साथ में मर्ज किया गया ताकि डूबते हुए को यहां पर बचा सके और आगे लेकर चल सके। तो इसलिए यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, अफेक्टेड होती है जिसकी सही चीज चल रही है। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को अपनी कंपनी जो है ना वो अच्छे दोस्तों की रखनी चाहिए। अगर नेगेटिव तरीके के दोस्त आप लोगों की जिंदगी में आएंगे तो वो परफॉर्मेंस आप लोगों की नेगेटिव बना देंगे, आप लोगों की लाइफ जो है वो बेकार होती है, आप लोगों को नजर आएगी। पर लेकिन अगर आप लोगों की प्रोडक्टिव लाइफ चल रही है तो इसका मतलब आप लोगों की सराउंडिंग जो है वो प्रोडक्टिव लोगों से घिरी हुई है। तो ये ध्यान रखेगा, माता पिता जो आप लोगों को बोलते हैं ना कि उसकी संगत में मत रहना बिगड़ जाएगा, तो उनका एक्सपीरियंस बोलता है क्योंकि उन्होंने ये चीजें खुल फेस की है तब वे आप लोगों को बता रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस आप लोगों को यूज करना चाहिए ताकि अपना टाइम बचा सको और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जो है वो गलत सलाह नहीं देता है, ठीक है, कुछ सलाह को छोड़कर। जैसे कि लड़कियों को फोर्स कहता है शादी कर लो, तो वहां पर उनकी दिक्कत रहती है क्योंकि वहां पर क्या रहता है, बेसिकली वहां पर उनके ऊपर सोसाइटी का बोझ रहता है। तो सोसाइटी के बोझ के चक्कर में वो कई बार ये चीजें भूल जाते हैं कि जिस बच्ची की शादी करने जा रहे हैं, लड़की की शादी करने जा रहे हैं, उस लड़की की लाइफ पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। यानी कि समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि क्या सिचुएशन क्रिएट होती है अगर वो खुद के पैरों पर नहीं खड़ी हुई है और दूसरे घर में जा रही है, तो कैसे अपनी लाइफ को लीड कर पाएगी, कितना डिपेंडेंट वो सामने वाले के ऊपर रहेगी। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी चीजें समझनी चाहिए कि थोड़ा लेट हो जाएगा शादी में, कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है यार शादी, ठीक है। लोग जो है 40-40 साल की उम्र में जाकर शादी कर रहे हैं, तो थोड़ा अगर टाइम मांग रहा है कोई बच्चा, अगर 1-2 साल, तो उसको दे देना चाहिए अगर वो आप लोगों से मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है उस चीज के लिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं आजकल इन चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, कई सारे कमेंट करते हैं, कई सारे मेल करते हैं। ये आज के डेट में जैसे कोविड-19 का मुद्दा ही खत्म हुआ है, फिर से यहाँ पर ये चक्कर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कम से कम 2023 और 24 तो दे ही देना चाहिए क्योंकि इलेक्शन का ड्यूरेशन है यहाँ पर। तो अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छे से यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, बहुत सारी पोस्ट भी आने वाली है। तो इतना तो पेशेंस कम से कम पेरेंट्स रख ही रख सकते हैं ना। तो आई होप कि ये बातें पेरेंट्स के कान तक पहुंचा दीजिएगा, जो भी वीडियो नहीं देखते उनको भी सुना देना थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा सबसे बात करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। कई सारे बच्चे मेल करते हैं आज के डेट में कि सर पेरेंट्स से बातें कर लो, तो सोचो आप लोग कि मतलब कितने पेरेंट्स को मैं समझा पाऊंगा अकेले। पर ये वीडियो आप लोग दिखाना कम से कम, ताकि थोड़ी सी मतलब उनको भी समझ में आए। हालांकि समझ में तो उनकी आती है, वो दूसरी चीज़ देख रहे हैं ज़्यादा, आप लोगों के ऊपर कम फोकस है, इसलिए चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देखना और आप लोगों को भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ, आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अक्सर गांव में अगर आप लोग देखोगे तो खेतों में जो डोल होती है जिसको मैट बोलते हैं, उसके ऊपर लोगों की लड़ाई होती हुई नजर आती है। घरों में भी लोगों की दीवारों के ऊपर, नाली के ऊपर लड़ाई होती हुई नजर आती है। पर यहाँ पर एक बड़े रीज़न के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर हम लोग पहुँच जाते हैं। तो बात करेंगे उड़ीसा का कोटिया रीजन। कोटिया रीजन में यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है काफ़ी पुराने समय से, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया यहाँ पर उड़ीसा। तो इसका जो बॉर्डर है यहाँ पर आप लोगों को ये एक दूसरे के बीच में बेसिकली डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये लड़ते हुए नजर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री में लेकर चलूँ, कोटिया ग्राम पंचायत जो है ये उड़ीसा में थी 1936 से। 1953 में आंध्र प्रदेश के द्वारा क्लेम किया गया इसका कुछ पोर्शन, और तब से लेकर यहाँ पर टसल चल रही है। लगभग 28 विलेज हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, और आंध्र प्रदेश और इसके बीच में 21 गाँव को लेकर लड़ाई हो रही है। दोनों पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट कहता है यार बहुत टेंशन देते हो यार, ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन चल रही है, तुम भी आओ यहाँ पर टेंशन लेके। उन्होंने बोला यथास्थिति बनाकर रखो। स्टेटस को का मतलब होता है जैसी स्थिति है वैसी की वैसे ही बनाकर रखो, और तब से लेकर यहाँ पर ये स्थिति कंटिन्यूस चल रही है। लगभग यहाँ पर 4000 के करीब लोग रहते हैं
अगर आप लोग देखोगे 21 जो गांव के अंदर में, ठीक है। तो वोटर जो एलिजिबल है लगभग 1600 के करीब है। मुझे देखकर थोड़ा सा हालांकि आश्चर्य भी हुआ, मैंने कहा इससे ज़्यादा तो एक गांव में देखने को मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये 21 गांव में इतने से कम लोग हैं और इसके ऊपर बेसिकली रीजन के ऊपर लड़ाई हो रही है। यहाँ से आप लोग एक बात समझोगे, यहाँ लोगों को कोई मतलब ही नहीं है इन रियलिटी अगर देखोगे। अभी समझाता हूँ क्यों। रीज़न ये है कि जो ये दोनों के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, खासकर अगर बात करोगे मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि यहाँ पर काफ़ी खनिज लवण टाइप में चीज़ें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों राज्य इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर रखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है, दोनों जो स्टेट गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं पहुँच जाते हैं वहाँ पर फ्लाइट ले लेकर। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर कुछ ऐसे किया, अपने लोगों को भेजा, देखो यार क्या दिक्कत है, देखते हैं सुधारते हैं ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में याद रखेगा। ये तो मैंने आप लोगों को उड़ीसा की खबर सुना दी और आंध्र प्रदेश के बीच में। अब यहाँ पर लोकेशन भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश कुछ ऐसा है, कुछ अगर बात करें नया आंध्र प्रदेश कुछ ऐसा दिखाई देगा। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि ऐसा नहीं है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ही बस लड़ रहे हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में हिमाचल और उत्तराखंड लड़ रहे हैं, गुजरात और राजस्थान लड़ रहे हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र लड़ रहे हैं, कर्नाटका और केरला लड़ रहे हैं, उड़ीसा आंध्र प्रदेश लड़ रहे हैं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ लड़ रहे हैं, उड़ीसा झारखंड लड़ रहे हैं, उड़ीसा वेस्ट बंगाल लड़ रहे हैं, आसाम नागालैंड लड़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश आसाम लड़ रहे हैं और यूपी और बिहार लड़ रहे हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि जो बाउंड्री का इशू है ये आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। जब हमारे देश में अलग अलग राज्य क्रिएट करने स्टार्ट किए, बाउंड्री जब यहाँ पर खींची, तो उस टाइम पर यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिले, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक बेलागावी रीजन को लेकर लड़ रहे हैं। ये बोलते हैं महाराष्ट्र वाले कि ये महाराष्ट्रियन बेसिकली मराठी स्पीकिंग लोग हैं और कर्नाटक में क्या कर रहे हैं। तो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग जगह यहाँ पर। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो स्टेट बाउंड्री अगर डिस्प्यूट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि ये वाला तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आप लोगों को मैंने डिटेल में कवर भी कराया था। याद है कि नहीं या फिर भूल गए, बताओ। एक कहावत आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि जो इंसान डॉक्टर और वकील के चक्कर में पड़ गया समझो उसका घर बिक गया। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगा हमारी कंट्री में जस्टिस सिस्टम के बारे में और उसके इंप्रूवमेंट के बारे में। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया। तो ये बेसिकली गवर्नेंस और जस्टिस के साथ में भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं जब जनता से कनेक्टिविटी की बात आती है। अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये, यानी कि इनकी हाफ सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लग चुकी है। तो अगर बात करूं तो यहाँ पर अभी इनके द्वारा ESCR प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि जो जजमेंट है वो उसकी एक्सेस जो है कॉमन लोगों को भी मिल सके। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। तो पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जो है वो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लॉन्च की गई है, तो वो इसलिए लॉन्च की गई कि आज तक का जो भी जजमेंट कोर्ट के अंदर में आते थे तो वो बेसिकली काले कोट वालों को ही उनकी एक्सेस मिल पाती थी, यानी कि वकील और जो जज हैं बेसिकली उन्हीं को उसकी जो बेसिकली एक तरीके से रिपोर्ट वगैरह है या फिर जो भी उसकी जो एक तरीके से जो एक ड्राफ्ट है वो उन्हीं को मिल पाता था 1950 से लेके आज तक का। पर लेकिन अभी यहाँ पर जो ये पोर्टल स्टार्ट किया जा रहा है, पोर्टल मतलब वेबसाइट, ये पोर्टल जैसे ये इनिशिएटिव यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, अब ये कॉमन जनता आम आदमी मैंगो पीपल के पास में भी आप लोगों को ये रिपोर्ट पहुँचती नजर आएगी, ऑफिशियल रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर होती है। मतलब कहने का ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। आप लोगों को ये देखने को मिलता है बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी स्टडी करते हैं और अपने लेख जो हैं वो कई सारे जर्नल में छापते हैं, जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी पत्रिका होती हैं। ये इनकी एक्सेस जो है वो आम लोगों को काफ़ी बार नहीं मिल पाती है और बहुत सारा पे करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर अगर ये जर्नल ये पत्रिका आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, रिसर्च एंड स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि कुछ रसूखदार लोग ही, पैसे वाले लोग ही इनको एक्सेस कर पाते हैं। पर लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोविड-19 के टाइम पर ये बहुत सारे लोगों को चीज़ें जो हैं वो एक्सेस करा डाली। इसकी वजह से कई सारे देश जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर पाते हैं वो कंट्री, वो भी अपने वहां पर कोविड-19 की दवाइयां बना पाए। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर
तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है जब कॉमन लोगों तक चीजें पहुंचती है। तो पता नहीं कौन एक कॉमन इंसान उठकर क्या करके चला जाए, किसका दिमाग फिरे और वो क्या क्या कर दे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब तक का ये चीजें लॉयर और जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन्हीं को अवेलेबल रहती थी। अब ये चीजें जो है एक कॉमन जनता को भी अवेलेबल रहेगी मोबाइल ऐप के थ्रू, नेशनल जुडिशियल ग्रिड जो जजमेंट पोर्टल यानी कि जो वेबसाइट वगैरह है उनके थ्रू, ताकि सब इन चीजों के बारे में जान सके। तो आम आदमी को भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा जजमेंट लगा मुझे पर्सनली जो इस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंचेगी उतने ही ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, उतने ही ज़्यादा वो अच्छी चीज़ें एक तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं उनको बेवकूफ़ जो बनाया जाता है कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनको वो बनाना भी मुश्किल होगा। जब एक जागरूक देश का नागरिक रहेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम याद रखिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर मोटे मोटे शब्दों में बोलूं कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा सिलेबस है उसका, आप लोगों ने पैटर्न समझ रखा है, आप लोगों को स्टैंडर्ड जो सोर्सेज हैं वो सारे पता हैं, तो कोई भी इंसान जो है वो आप लोगों का बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ये फालतू में कुछ भी बोले कि हाँ ये खरीद ले ये बेच ले, तो आप लोगों को पता है कि कितनी स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर चल पाओगे। तो जागरूक रहना जरूरी है, अगर जागरूक नहीं होगे तो दिक्कतें झेलनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है यहां पर इसको चेंज कर लेना, इंटरनेशनल रिलेशन में काउंट करना है इसको। ठीक है, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है यहां पर उनके बीच में अभी यहां पर एक म्यूचुअल ट्रीटी देखने को मिली है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है कि दोनों की सहमति से, यानी कि एक तरीके से दोनों एक सहमति से एक असिस्टेंट पर आए कि जो भी क्रिमिनल होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मान लीजिए इंडिया से कोई उल्टी सीधी हरकतें की और सऊदी अरेबिया में भाग गया, तो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी ताकि उस भगोड़े को पकड़ा जा सके और अपने देश में वापस लाकर उसकी हरकतों की उसको सजा दिलाई जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है MLAT। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस देश के साथ में MLAT साइन किया गया है। तो सबसे पहले तो MLAT पता होना चाहिए। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी इंडिया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर साइन किया है, और ये एक तरीका फॉर्मल असिस्टेंस है दोनों कंट्री की साइड से क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल किसी का मर्डर, किसी की एक तरीके से उल्टी सीधी हरकतें कुछ करके भागा कोई, तो इसमें दोनों कंट्री कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को ताकि फॉर्मल असिस्टेंस मिल सके और प्रिवेंट किया जा सके ऐसी चीज़ों को, और प्रोसिक्यूट जो भी यहाँ पर एक तरीके से कुछ भी क्राइम रहता है उसमें इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरा एक प्रॉपर एक पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसने जो हरकतें की है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई भी क्रिमिनल क्या सोचता है कि इंडिया में हरकतें करे और फिर भाग जाए, अब दूसरे देश में जाएगा, वहाँ पर इंडिया के तो कानून लगेंगे नहीं, अब वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो अब से आगे यहाँ पर उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसको अपनी जो हरकतें हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये इसी तरीके के हम लोग डिफरेंट कंट्री के साथ में साइन कर रहे हैं ताकि नीरव मोदी और जो माल्या टाइप के लोग हैं उनको वापस लेकर आया जा सके और आगे कोई ऐसी हरकतें भी देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। आजकल ना खांसी एक नेक्स्ट लेवल की हो रही है, मतलब कुछ भी दवाइयाँ खा लो, कुछ ही लेते रहो, तो मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रही यार। इतने दिनों से हो गए, मैं देख रहा हूँ, हद कर दी यार। इतना तो कोई दोस्त नहीं रुकता साथ में जितने दिनों से गले में पड़ी बैठी हद हो गई। तो बोल हमारी जो इस तरीके की जो ट्रीटी है वो 45 देशों के साथ में है। तो हम लोगों ने उन देशों के साथ में ट्रीटी कर रखी है, इसीलिए जो क्रिमिनल है वो इन देशों का ध्यान रखता है कि इनमें नहीं जाना है। ठीक है, अगर कोई हरकतें की है तो इनसे दूर रहना है, इनमें चले गए तो जो हमारी जो सरकार है उनकी धरपकड़ कर लाएगी। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इन देशों से दूर रहे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो एक नोडल एजेंसी है जो कि अमित शाह जी के अंडर में है, इस मुद्दे पर काम करती है। और इसी के साथ में यहाँ पर MLAT जो है वो इन क्रिमिनल मैटर में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, सिविल मैटर में नहीं कि कोई डाइवोर्स लेकर चला गया कहीं और उसको पीछे पड़ के लाओ ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्रिमिनल मैटर्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मन कर रहा होगा सऊदी अरेबिया को देखने का, चलिए घुमा लाते हैं, कोई बात नहीं, ठंड लग रही है पर लेकिन कोई नहीं, लेकर चलेंगे। ठीक है तो ये सऊदी अरेबिया हो गया, अच्छे से देखो निहारो और इसी के साथ में वापस आओ। अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, इतनी ही फैसिलिटी मिलेगी इतने में तो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टार लगा लेना, फिर मत बोलना कि सर बताया नहीं था, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन और छपेगा। ठीक है, कैसे छपेगा अभी बताऊंगा। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का जो सेशन है वो एड्रेस किया गया। कौन सी नई बात है, हर साल होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, जनवरी के महीने में ही होता है। अब की बार क्या इंपॉर्टेंस है, अब की बार इसकी इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि इसकी थीम जो है वो काफ़ी प्यारी है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है एक साथ में, और वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है। मतलब क्या हो गया, महिला के सशक्तिकरण की भी बात की जा रही है और सतत विकास की भी बात की जा रही है, और यहां पर किसके लिए, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के फील्ड में। तो ये इसलिए यहां पर इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंस बढ़ने का यही हो गया कि दो पैरेलल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महिलाओं का बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सशक्तिकरण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, 5 दिन का सेशन है। इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, ये हो कहां रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर बेसिकली राष्ट्रीय संत तुकडोजी, ये एक पर्टिकुलर महाराजा जो नागपुर यूनिवर्सिटी है वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये अपना यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है ना, तो ये शताब्दी सेलिब्रेट कर रहा है अपनी, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज मत होना। इसी के साथ में जो प्रीवियस एडिशन था वो जनवरी 2020 में हुआ था बेंगलुरु के अंदर में, अब की बार है नागपुर के अंदर। तो बेंगलुरु कहां पर हो गया, कर्नाटका। नागपुर कहां पर है आप लोग बताइए, राज्य का नाम तो पता होगा ना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हल्का सा आइडिया रखिएगा, ठीक है। सेंटर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है हाई पावर्ड कमिटी। ये हाई पावर्ड कमेटी क्या है, ये डिस्कस करने के लिए है कि लद्दाख में जो यूनिक कल्चर, लैंग्वेज या फिर जो यहां पर एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट है उसको दिया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। तो 7 मेंबर की ये कमेटी है, 7 नहीं 17 मेंबर की, 7 तो गलत बोल दिया, 17 मेंबर की ये कमेटी है। और यहाँ पर जो राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है यहाँ पर बेसिकली ये एक तरीके से जो राज्य मंत्री हैं इनका नाम है नित्यानंद राय। तो ये याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट फॉर होम है, तो ये यहां पर इसको चेयर कर रहे हैं कि कैसे लद्दाख में लोगों की जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसके ऊपर अभी डिसीजन दिया, इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो चीजें बस ये हैं कि याद रखिए कि प्रोसीजर के ऊपर यहां पर बातें की गई हैं, ना कि यहां पर उसकी जो इंपैक्ट है उसके बारे में 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए थे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर छोटी छोटी सी बातें कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। बात की जा रही है ज्ञाना के बारे में। ज्ञाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, यूएसए बेस्ड बिजनेसमैन जिनका नाम है दर्शन सिंह दालीवाल। नेक्स्ट यहां पर डीएसबीएस जो डीएसबी ग्रुप के जो सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। इसके साथ में टोटल 21 ऐसे लोग हैं जिनको 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड के लिए इनको बेसिकली क्या किया जाएगा, इनको अवार्ड दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि वो लोग जो प्रवासी हैं, यानी कि दूसरे देशों में रहते हैं और एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे मूल के वो नागरिक हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के अंदर में ये लोग। तो इसलिए इनके बारे में यहाँ पर बात देखने को आप लोगों को मिलती है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और 21 लोगों को यहाँ पर यह अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक है, पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट, इसमें फ्री एक्सेस ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि मैंने डिस्कस भी किया यहाँ पर। तो ये लोअर जो लो स्टूडेंट है और जो जनरल पब्लिक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे किसको अभी ऐड किया गया इसमें, तो जनरल पब्लिक को ऐड किया गया, यानी कि मेरे और आपके जैसे जो आम लोग हैं जो कि यहाँ पर लो वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉलो करते हैं, वो बेसिकली ठीक है ना, लो की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में बेसिकली बात नहीं की जा रही है, जनरल पब्लिक यानी कि मेरे जैसे लोग ठीक है, आम आदमी, ठीक है, मैंगो पीपल। एक बच्चा कह रहा है सर आम आदमी बोलते हो इसलिए आम आदमी पार्टी को पसंद करते हो यार मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करता हूँ, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हूँ जो देश के हित के बारे में बात करे। प्रेजेंट टाइम पर देखो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी की क्या शानदार शानदार स्पीच निकल कर आ रही है भाई साहब, नहीं कहते भिगो भिगो कर मार रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को नेक्स्ट लेवल की चीज़ देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो ये अच्छा काम किया जा रहा है फॉरेन पॉलिसी में, तो जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करो, जहाँ गलत काम करे वहाँ पर बताओ कि गलत काम कर रही है। तो यार ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी है हित में बात कर रही है, सही बात है, नहीं कर रही है तो फिर उनको साइड इफेक्ट उठा के। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों की कोई पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, बस ये देश अपना है उसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT बोला गया है, उसके द्वारा अभी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बात की गई है। 6 लाइट इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, और इसी के साथ में जैसे कि एयर कूलर हो गया, बाइसिकल हो गए, इसी के साथ में यहाँ पर बोटल्ड वाटर डिस्पेंसरी होगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें क्वालिटी के बारे में बात की जाती है। देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस समझिएगा। क्वांटिटी यानी कि आप लोगों ने दबाकर 10 रोटी खा ली और रोटी जो है मैदे की बनी हुई थी,
ठीक है, ऊपर से बीमार होकर पड़ गए। पर लेकिन आप लोगों ने 2 रोटी खाई, वो जो 2 रोटी थी वो बेसिकली चने की गोचनी की बनी हुई थी, या फिर मक्का की रोटी थी, या फिर नॉर्मल आटे की रोटी थी। खाई, अपना तसल्ली में लेटे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो खाओ अच्छा खाओ, कहने का मतलब ये है। तो फालतू में उन चीज़ों के मत, फिर जो अबेंडेंस में चीज़ें हैं ना उनके पीछे मत भागो, जो क्वालिटी की चीज़ें हैं उनके पीछे भागो। तो ज़िंदगी में क्वालिटी के पीछे भागोगे, कभी क्वांटिटी के पीछे मत भागना। ज़िंदगी में सक्सेस अगर आप लोगों को रहना है, ठीक है, उस रेस में मत भागना जहाँ पे भीड़ चाल चल रही हो। अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने बारे में सोचो क्या कर सकते हो, क्या आप लोगों के अंदर एक तरीके से टैलेंट है, कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ लगी मुझे पर्सनली, मतलब दिल से अच्छी लगी यार। कोई भी राइनोज जो है वो पोच नहीं किया है आसाम में 2022 में। फर्स्ट टाइम ऐसा 2000 से अब देखने को मिला है, मतलब पिछले 21 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राइनोज की पोचिंग नहीं की गई है, उसके सींग नहीं काटे गए, उसको मारा नहीं गया। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है आसाम के अंदर में, ठीक है। सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर है जहाँ पर राइनोज रहते हैं देश के अंदर में, बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इकोनॉमी के रिलेटेड शॉर्ट न्यूज़ है यहाँ पर, जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं कई बार। बात की जा रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी चीफ कौन है यहाँ पर, जिनका नाम है यहाँ पर आप लोगों को बताना है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा। इनके द्वारा यहाँ पर ये बोला कि टफ ईयर रहने वाला है, टफ मतलब थोड़ा सा टाइट ईयर रहने वाला है 2023 इकोनॉमी के लिए। बहुत सारे रीज़न है ऐसे। एक तो बहुत ज़्यादा जगह अनस्टेबिलिटी है आज की डेट में, खासकर यूक्रेन वाले मुद्दे इन सबको लेकर, चाइना यूएसए को लेकर, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ कंट्री जो है आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार है, ठीक है। इसी के साथ में माइग्रेशन जैसी चीज़ें काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद में और भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में बार बार बातें निकल कर आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी अनस्टेबिलिटी है, लोगों के अंदर ट्रस्ट काफ़ी कम होता जा रहा है चीज़ों को लेकर। तो अनप्रडिक्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो स्टेबिलिटी में माहौल में बिजनेस बढ़ते हैं, पर लेकिन अनप्रडिक्टेबिलिटी में दिक्कतें होती हैं। तो 2023 जो है वो 2022 से भी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल रहने वाला है, ये खुद IMF के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो अपनी पेटी बांध कर रखिए, मौसम बदलेगा बहुत ज़्यादा है। RBI के द्वारा अनाउंस किया गया 3 बैंक, SBI, ICICI और HDFC। अगर इन तीनों में, अच्छा किस में से आप लोगों का अकाउंट है, इसमें से किस में है, एक में या फिर 2 में बताना। जब ये 3 बैंक में अगर आप लोगों का अकाउंट है तो आप लोग सेफ हाथों में हो, ठीक है। ये बोला कि सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें से फेल हो गया ना कोई सा बैंक तो भाई साहब देश के अंदर तराई माम आएगा, ये समझ लेना। तो इनको सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोला जाता है, RBI के द्वारा इनको बेसिकली अनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा बैंक है आपका। उन्हें हर बैंक के सारे लोकर में पैसे मेरे होंगे, गोविंदा का गाना है ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग गाने लगते थे यार गोविंदा के। लोकर क्या पैसे क्या सारे बैंक मेरे होंगे। उन्हें आज़ाद पंछी का प्रोग्राम है ये, कल का लंच मेरा लंदन में और डिनर अमेरिका। देश में ही रह लो, देश में ही खा लो, लंच लंदन अमेरिका, अपने दिल्ली दिल्ली हैदराबाद मुंबई चेन्नई यहाँ के खा लो भाई साहब हैं। वो अलग अलग फेमस खाने हैं अच्छे अच्छे, उनको एंजॉय करो। UPI के द्वारा पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड हाई देखने को मिला है। भाई मेरे तो बहुत काम आ रहा है, ठीक है। 1 सेकंड लगती है। तो 12.82 लाख करोड़ जो है दिसंबर के महीने में यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गूगल के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे कि पेमेंट देना है इतना, CCI के द्वारा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड्रॉयड में जो भी ये हरकतें कर रहे थे उसको लेकर, तो यहाँ पर अभी केस जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने पहुंच गया है। आप लोग ये बताइए, अगर कोई मैटर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने पहुंचता है और लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो मैटर कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है या फिर यहीं पर ही फाइनल हो जाता है, ठीक है। बताइए। DPIIT अभी बताया इसके बारे में, पीछे मत देखना, फुल फॉर्म बताना, ठीक है। अभी 2 मिनट पहले बताया। इसने 20 रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म बताई है ऑफ मिनिस्ट्रीज की वॉयलेट कर रही हैं मेक इन इंडिया जो प्लान को। नहीं, कई सारी ऐसी यहाँ पर आज के डेट में चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मेक इन इंडिया प्लान जो देश के अंदर लाया गया था उसको ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से गलत बात है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी बढ़ी है, तो ये बातें बोली गई हैं। तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी। मैंने क्यों कहा था मौसम बदलने वाला है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी गद्दी पर बैठे हैं, जैसे यहाँ पर लूला, ये अभी ब्राजील के 39th प्रेसिडेंट बने हैं। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को। और इधर तहरीक पाकिस्तान तालिबान जो है, बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर में, उसने अनाउंस कर दिया कि भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारी क्या गवर्नमेंट चल रही है, पैरेलल में मैं गवर्नमेंट चलाऊंगा। जैसे अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान था ना, पैरेलल में बैठा हुआ था, ऐसे ही सेम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो माहौल जो है वो खराब है। यूक्रेन में आप लोग समझ ही रहे हैं, इसी के साथ में म्यांमार में ऑलरेडी मिलिट्री बैठी हुई है। बहुत सारी ऐसी जगह दिक्कतें देखने को मिल रही है। कनाडा ने बैन कर दिया है मोस्ट फॉरेनर फ्रॉम बाइंग द होम टू मेक मोर होम अवेलेबल टू द लोकल।
भाई साहब पता है क्या है, कनाडा में इतने इंडियंस जा रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, और बड़े बड़े प्लॉट खरीद खरीद कर वहां पर जो है अपना घर बना रहे हैं। तो कनाडा में बैन कर दे कि बाहर वाले आकर मकान नहीं खरीदेंगे, हम अपने वाले लोगों को ही मकान नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो हाउस क्रंच हो गया लोकल लोगों के लिए, तो कनाडा दूसरा घर है इंडियंस के लिए। क्या आप में से कोई है जो कनाडा में गया, या फिर आपके कोई परिवार वाला कनाडा में है, तो पूछना कि सिचुएशन कैसी है, तो आप लोगों को पता चलेगा। मतलब ये कि देखो कनाडा ना बहुत ही एक तरीके से, जब ना कहीं अपने देश के लोग बहुत सारे रहते हैं तो वहाँ पर अच्छा लगता है। आप लोग जाओगे तो बाहर जाओ तो ऐसी जगह जाना पसंद होता है जहाँ पर हाँ हमारे देश के भी यार लोग हैं, वो ना दिल एक तरीके से लगा रहता है कम से कम बाहर की ज़मीन पर भी। तो ये कंडीशन है। तो कनाडा में हमारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। साउथ कोरिया और यूएसए जो है वो प्लान कर रहे हैं जॉइंट एक्सरसाइज, जिसमें यहाँ पर अमेरिकन न्यूक्लियर एसिड जो है उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा। तो बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो कहीं ना कहीं उधर देखने को मिलेगा चाइना के पास में, और आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस मुद्दे को लेकर भी जो मुद्दे जो हैं वो बहुत बड़े उठे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे अभी आने वाले टाइम में सुधरती है। अमेरिका पूरा जुगाड़ बना रहा है सींग लड़ाने के, तो देखते हैं कहाँ पर लड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, याद रखिएगा। एक पॉइंट पूछूंगा और एक पॉइंट बताऊंगा। वैदेही, एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, तो वैदेही चौधरी, इनके द्वारा ITF वुमेन टूर्नामेंट जीता गया ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर में, जो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको हराया गया। तो इनका भी नाम आप लोग याद रखते हैं, यानी कि किसने हारा और कौन जीता, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम है बेसिकली केसरिया, यानी कि एक तरीके से केसनिया, ठीक है, केसनिया लस्कुटा, ठीक है। तो इनको हराकर इनके द्वारा यहाँ पर जीता गया, तो बड़ी बात है यहाँ पर, तो कांग्रेट्स। वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल जो हैं वो सेकंड स्टेट डिफीट देखने को मिले यूनाइटेड कप में, तो किसके द्वारा हराया गया, ठीक है। तो ये बताना है आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, पढ़िए इनको ध्यान से और आंसर दीजिए। आयुष्मान भारत के बारे में बात की जा रही है, तो आयुष्मान भारत जो है वो टारगेट जो अभी उसका यहाँ पर देखने को मिला, आयुष्मान भारत का हेल्थ जो वेलनेस सेंटर से रिलेटेड, तो 2 लाख, यहाँ पर 1.5 लाख, 5 लाख या फिर 7 लाख क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टैटिकल जो टेबल रिलेटेड बात की जा रही है, यहाँ पर स्टैटिकल टेबल के बारे में, तो रिलेटेड टू बैंक इन इंडिया, ठीक है। तो विच इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको रिलीज करता है, तो पूछा जाए कि स्टैटिकल टेबल जो है वो कौन रिलीज करता है, तो नॉर्मल सी बात है बैंक के बारे में बात की जा रही है, तो कौन रिलीज करेगा बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगी क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग या फिर सेबी, बताइए कौन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट, जो यहाँ पर एक तरीके से सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, तो यहाँ पर ये है जूरी ब्रिज, तो कहाँ पर लोकेटेड है ये बताना है। दिल्ली, यहाँ पर बेसिकली गुजरात, गोवा या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो बस देखता हूँ कौन कौन बताता है और किसी ने मतलब बताइए आप लोग इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है किसके बारे में, ये है धनु यात्रा। धनु यात्रा लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर केरला। सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर ये नंबर सीरीज है कंप्लीट करनी है, और ये ऑप्शन है आप लोगों के साथ में, इनको अटेम्प्ट कीजिए। तब तक मैं आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन कवर कराता हूँ, आंसर जरूर देना, ठीक है। बात की जा रही है वोल्गा रिवर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है रसिया के अंदर में, याद रखिएगा वोल्गा रिवर। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं कि वोल्गा रिवर कहाँ पर है, तो 3530 किलोमीटर लंबी है ये रिवर। एक क्वेश्चन में पूछूंगा हमारी जो प्यारी गंगा है वो कितने किलोमीटर लंबी है, पता है आप लोगों को, बताइए जरा, देखता हूँ कौन बताता है। तो रसिया के अंदर फ्लो करती है, पढ़ा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि रसिया जो है काफी ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली, अभी कल को क्वेश्चन बन सकते हैं, और जाकर ये कैस्पियन सी में आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर इधर ब्लैक सी हो गया, ये साइड में हो गया कैस्पियन सी। और अच्छे से अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये वोल्गा होगी रसिया के अंदर में, जैसे यहाँ पर वोल्गा है ऐसे ही यहाँ पर दानुबे रिवर देखने को मिलेगी यूरोप के अंदर में, काफी फेमस है, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी अगर आप लोगों को याद है तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोग की अटेम्प्ट कराई जाती है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग प्रैक्टिस करके चलेंगे ना यार, ये ऐसी चीजें हैं कि एग्जाम में आप लोग बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि ढंग से चीजों को लेकर चलो। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, तो बात की जा रही है कि आयुष्मान भारत यहाँ पर जो वेलनेस सेंटर के बारे में, तो ये 1.5 लाख, ठीक है, तो अचीव किया गया टारगेट अभी यहाँ पर, जो हम लोग हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया साहब, उनके द्वारा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, ताकि एक रोकर एरिया में भी हम लोग यहाँ पर हेल्थ की सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो मैंने बताई दिया आप लोगों को कि स्टैटिकल जो टेबल है वो कौन प्रस्तुत करता है, इसको सांख्यिकीय सारणी बोलते हैं हिंदी में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक के बारे में तो वही काम करेगा, तो ये यहाँ पर रिलीज करता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ होती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में, उनकी एंट्रीज, इनकम, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल जो भी रेशियो जो यहाँ पर रहे हैं, उनके एम्प्लॉय वगैरह क्या क्या प्रायोरिटी रही हैं, वो सारी बातें बता देता है, ठीक है, अंदर की बातें बाहर रख देता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रिज है यहाँ पर, ये एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में याद रखिएगा। सेकंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज इन इंडिया, ठीक है। तो लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये है गोवा के अंदर में लोकेटेड। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पर जो फर्स्ट फेज है अभी यहाँ पर ब्रिज का, जो कि जुआरी रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा नॉर्थ एंड साउथ गोवा के अंदर में। तो इसके चलते रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में आ गया है। ब्रिज का जो पार्ट है रोड के साथ में कनेक्ट किया जाएगा और काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है ये, एक और डेवलपमेंट के काम करेगा, ठीक है। तो एक अच्छा, एक खासकर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बेस भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है यहाँ पर, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। यहाँ पर उड़ीसा के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर धनु यात्रा देखने को मिलेगी। तो धनु यात्रा ये एक तरीका फेस्टिवल है जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर जो कि यहाँ पर वेस्टर्न उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस में है लगभग 1947 से, तो ऐसा नहीं कि आज ही निकल कर सामने आए, काफ़ी पुराना है यहाँ पर। और एनुअली आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। तो जो हिंदू गॉड है कृष्णा, तो कृष्णा जी से रिलेटेड है यहाँ पर धनु यात्रा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन में डाला जा सकता है, धनु के बारे में बात की जा रही है तो धनुष जो है राम जी से रिलेटेड होगा। कई बार ना कई सारे कलाकार होते हैं एग्जाम में बैठकर जो है इस तरीके की तिकड़मबाजी लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाया करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पता हो तो ही आंसर लगाना है, गैस उसमें करो जिसमें थोड़ा बहुत पता हो। आंसर क्या है 36 यानी कि सी, तो इसको आप लोग देख लेना, ये आंसर है यहाँ पर। तो कन्फ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मैप बेस्ड बता दिया, दोनों रिवर याद रखना, कन्फ्यूज आना नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, गाना लिख रहा है, जिसका मुझे था इंतजार वो स्लाइड है सर, कौन सी, वो है वोकेबलरी वाली। तो मैंने कहा सही है, जिसका मुझे था इंतजार वो स्लाइड आ गई। किस किस की फेवरेट है ये स्लाइड, कुछ बच्चों की फेवरेट बन गई ये स्लाइड भाई साहब, वो इसी का वेट करते हैं। ऐसे तो नहीं कि लास्ट में पहुंचा दो तुरंत बस सीधा इसी को देखते हैं, ऐसा भी कोई है क्या मान। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करेगा और इसी के साथ में कुछ नए शब्द आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक एक शब्द के बारे में आप लोगों से बात करूंगा और उसका मीनिंग भी देखेंगे। पहला शब्द है वो है विसिएट। विसिएट होता है भ्रष्ट करना, यानी कि एक तरीके से भ्रष्ट क्या होता है, जो ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे फॉलो ना करे, उसमें कुछ गड़बड़ करे, तो ऐसे इंसान को आप लोग भ्रष्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इफिशियंसी भी काफ़ी डाउन देखने को मिलती है। इसका अपोजिट में क्या होगा, बहुत ही क्लीन है, ओनर है, प्योर है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो शब्द है तो पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा। क्रोनिक डिजीज के बारे में आप लोगों ने सुना है, जो नियमित बनी हुई है, ठीक है। एक दीर्घकालीन बात बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली चली आ रही है भाई साहब, लंबे समय से चली हुई आ रही है, तो ऐसी बीमारी यहाँ पर कई बार ये सारी चीजें इनको बोल सकते हैं रेगुलर। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग बहुत ही क्रोनिक तरीके से पढ़ रहे हैं। नहीं वाह क्या क्रोनिक तरीके से पढ़ता है भाई साहब, 6 घंटे बैठ जाए ना तो बंदा उठता नहीं है, उठ लिया करो, थोड़े कमर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। कोशिश किया करो कि 1 घंटा बैठो, उठ लो, फिर 1 घंटा बैठो, या फिर मैक्सिमम की जो सिटिंग होनी चाहिए 2 घंटे की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कॉन्टिन्यूस सिटिंग मत करना, ठीक है। अब इतना सिटिंग क्यों, क्योंकि एग्जाम में लगभग 2 घंटे बैठना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा अगर फिर जब पेपर आता है मेंस का तो तब आप लोग 3 घंटे की ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस होती है बेसिकली। मैक्सिमम लोग तो ऐसे होंगे जो 20 मिनट बैठने में भी जिनको ऐसा लगता है भाग जाओ उठ के, तो वो वाली कंडीशन में नहीं आना है, ठीक है। तो एक तरीके से सही चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलना है। किस तरीके से, तर्क संगत बोलते हैं ना, तो रेशनल होता है एक तरीके से युक्ति संगत, या फिर तर्क संगत भी आप लोग बोल सकते हो। इंटेलिजेंस जुडिशियल, जो एक ऐसा पर्सन जो एक तरीके से समझ रहा है चीज़ों को, क्या सही है और क्या गलत है, हर बातों को ध्यान से सुनता है और सही और गलत की तराजू में तोलने के बाद में चीज़ों को आगे लेकर चलता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं तर्क संगत। रेशनल है भाई साहब, सही बातें बोलोगे वही रहेगा, बेवकूफ़ नहीं बना सकते ऐसे इंसान को, ठीक है। तो ये बातें बोल सकते हैं। इवेंटफुल एक तरीके से ये घटने वाला, ठीक है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी सिग्निफिकेंस हो, जैसे कोई मेमोरेबल मोमेंट आ गया कोई, ठीक है। जैसे कई बार कई सारे, एक अभी रिसेंटली अभी एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं जा रहा था अभी तो कहीं पर एक बच्चा मिल गया मुझे, ठीक है। तो एक तरीके से ना कई बार क्या होता है, यानी एक पहली नज़र में देखा तो पहचान में नहीं आया, फिर से जैसे आगे निकल गया तो फिर से घूम के आया, तो कह रहे वीर सर, तो एक तरीके से ना उसका जो चेहरा था यार इतना मतलब नहीं, एक तरीके से ऐसे देख रहा था कि मतलब जो क्या ही बोलूँ, एक्सप्रेशन इतना था, इतना नेचुरल सा लगा मुझे देख के। तो मतलब एक फील, वो चेहरा याद आ जाए एकदम बिल्कुल, तो मुझे वो फेस याद आ गया एकदम, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो कई बार ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो ये मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, कई बार कभी मासूम सा फेस रहता है, कई बार याद रह जाती है चेहरे, ठीक है। तो उस तरीके से तो बड़े ही एक तरीके से वो चीज़ें रही, तो मुझे वो फेस याद आ गया एकदम। तो मैंने बोला, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो कोई घटना घटती है तो कई बार आप लोगों की आंखों में छप जाती है, अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है।
तो वो वाली बातें हैं। तो यहाँ पर ये इवेंटफुल वाली बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये बात की जा रही है यहाँ पर मिस प्रिजन, ठीक है। तो मिस प्रिजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसको गलत फहमी बोलते हैं यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो एक गलत फहमी मतलब एक होना कुछ था कुछ और हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो नेग्लेक्ट और रॉन्ग परफॉर्मेंस अब एक तरीके से यहाँ पर तो एक मतलब आप लोग समझ सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई, वो वाली चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन शब्द के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको आप लोग सेंटेंस फॉर्म करना। और फिर से वही बोलूँगा, जिसको इंग्लिश बोलने में, समझने में, लिखने में दिक्कत होती है तो उस काम को करना स्टार्ट करो, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अगर आप लोग आज से करना स्टार्ट करोगे 10 दिन में परफॉर्मेंस देखना, कॉन्टिन्यूस करो तो सही। मॉर्निंग में उठने में दिक्कत हो रही है, एक बार अपना आपको फोर्स करके उठ के देखो तो सही, उसके बाद में अगर ना काम चले तो मुझे बताना, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा घर वालों को कि इनके ऊपर पानी डाल के सुबह इनको उठाना, ठीक है। करो यार काम को, देखो पेपर पास में आ रहे हैं, ठीक है। मजाक अपनी जगह है पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा दोस्त, है कि नहीं, करोगे कि नहीं। तो हाउस द जोश, लो तो नहीं हो गया, अगर लो हो गया तो बता देना, ठीक है, करंट लगा दिया जाएगा। तो अच्छे से चीज़ों को लेकर चलो यार, सही तरीके से ज़िंदगी आपकी, आप लोगों को इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का दिन आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन होगा और शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय करोगे। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो और वीडियो में फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है।